मिस्टीरियस आदमी फिर से उनके पास आता है, पर जब उसे पता चलता है कि उन लोगों ने आहान और नीतू को जबरदस्ती खाना खिला दिया है और अब वो उठ नहीं सकते, तब वो एंटीटोड लाने के लिए वापस चला जाता है। अमर और एक पतला आदमी नीतू की बॉडी में से खून निकालते हैं ताकि वे मेडिसिन बनाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। वो पतला आदमी अपने टूल्स के साथ नीतू के पास पहुंचता है। जैसे ही वो उसके शरीर में नीडल डालने लगता है, बाहर से एक आवाज आती है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अमर तुरंत कहता है, जाओ देख कर आओ, ये आवाज कैसी है। आवाज बहुत पास से आई थी। आहान देखना चाहता था कि वो कौन है, पर वो बंधा हुआ था इसलिए देख नहीं पा रहा था। पर उसे कुछ फील हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास से स्पीड में गया हो और उसने अटैक किया हो। उसने उस आदमी को देखा तो नहीं था, पर अब उसकी घबराहट और डर कम हो गया था। अमर ने उस आदमी को क्लियरली देखा था। वो नहीं जानता था कि ये यहाँ आ सकता है, पर उसे देखते ही उसने कहा, ओ ये तुम हो। ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। आहान तुरंत ही आवाज पहचान गया था। ये वही मिस्टीरियस आदमी था जो उनकी मदद करना चाहता था। आहान का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डायरेक्टली अमर के सामने क्यों आ गया था। वहीं अमर ने अपने इमोशंस को शांत किया और कहा, तो तुम आप ही कहे तो क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम इन दोनों को मुझसे बचा सकते हो? मिस्टीरियस आदमी ने सीरियस टोन में कहा, तो सर, तुमने इतने सालों में इतने बुरे काम किए हैं, उसका हिसाब तो जरूर होगा। तुमने अभी तक उनकी सजा नहीं भुगती है, बस जल्दी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, तब भी मैं तुम्हारी मर्जी चलने नहीं दूंगा। उस आदमी ने इतना बोला और अटैक कर दिया। जो आदमी नीतू का खून निकालने के लिए खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। वहाँ सब बहुत केओटिक हो गया था। आहान और उस आदमी के पास वहाँ सबको देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। चेयर्स और टेबल्स बंद हो रही थी, ग्लास बॉटल्स टूट रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि मिस्टीरियस आदमी की स्ट्रेंथ अमर से बहुत कम थी। आहान उठकर उसकी मदद करना चाहता था, पर वो इस तरह से बंधा हुआ था कि उसका हिलना भी मुश्किल हो रहा था। आहान जैसे ही उठने की कोशिश करता, वो फिर से गिर जाता। उसने खुद को इतना मजबूर अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां बैठकर बस मौत का इंतजार कर रहा था। जब वो ये सब सोच रहा था, तब उसे अपने पास से एक आवाज आई। ये नीतू थी। नीतू ने अपने आप को फ्री कर लिया था। ये सोचकर आहान को बहुत अच्छा लगने लगा। नीतू वहां इतना कैजुअली खड़ी थी जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। आहान उसे बहुत हैरानी से देख रहा था। ये देखकर नीतू ने कहा, क्या देख रहे हो? ये एक ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेंथ है। आहान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस नीतू को घूरता रहा। इस वक्त नीतू के पास उससे बात करने का टाइम ही था। उसे अमर से निपटना था। अमर नहीं जानता था कि नीतू कहाँ थी, पर जैसे ही नीतू अमर के पास आई, अमर की हालत ऐसे हो गई जैसे बिल्ली को देखकर चूहे की हो जाती है। वो बहुत डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वो जानता था कि वो नीतू से जीत नहीं सकता, इसलिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वहां से भाग जाना था। अमर को इस तरह अपनी जान के लिए भागता देख आहान को अपना भागना याद आ गया। वो भी सुधीर से बचने के लिए ऐसे ही भाग रहा था। शायद ग्रैंड मास्टर से बचने के लिए भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। अमर वहां से भाग पाता इससे पहले ही नीतू ने उसे पकड़ लिया था। अमर ने फाइट बैक करने की बहुत कोशिश की, पर वो नीतू के सामने पावरलेस था बिल्कुल। नीतू ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी जितनी क्रूएल नहीं हूँ, तुम्हें मैं आसान मौत दूंगी। इतना कहकर उसने अटैक किया। एक ही अटैक में अमर की सारी ताकत खत्म हो गई। अमर को जान से मारने के लिए वो एक अटैक ही काफी था। उसने उसकी छाती में हाथ डालकर उसके दिल पर अटैक किया था। अमर की आंखों के सामने एक पल के लिए उसका धड़कता हुआ दिल आया और फिर उसके बाद वो जमीन पर गिर गया और मर गया। नीतू के हाथ इस वक्त खून की वजह से चिपचिपे हो रहे थे। उसने अमर के कपड़ों से ही अपने हाथ पोंछे और फिर अमर की लाश को देखने लगी। उसने रूखी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगी। वहां अभी अभी जो हुआ था, ये देखकर आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी ग्रैंड मास्टर को देखा नहीं था, पर वो जब भी किसी ग्रैंड मास्टर को देखता था उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। ग्रैंड मास्टर के साथ हर एनकाउंटर आहान को ओवरवेल्म कर देता था और उसके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ता था। आज भी यही हुआ था। अमर मर चुका था और बाकी सब डरकर वहां से भाग गए थे। उस मिस्टीरियस आदमी ने आहान को खोला और उसकी उठने में मदद की। जब वो उसके बहुत करीब था तब उसने देखा कि उस आदमी ने मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था। वो शायद अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता था और ये उसका पर्सनल मैटर था, इसलिए आहान ने भी सवाल नहीं किया। उठने के बाद उस आदमी ने आहान को एक छोटी बोतल देते हुए कहा, ये पॉइजन का एंटीडोट है। आहान ने बोतल ले ली और जैसे ही उसने उसे खोला उसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। उसने बिना सोचे वो एंटीडोट ले लिया। उसका टेस्ट अच्छा नहीं था पर असर बहुत इफेक्टिव था। एंटीडोट लेने के कुछ देर बाद ही आहान को बहुत बेटर फील होने लगा और उसे लग रहा था जैसे जल्द ही उसकी सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। आहान ने क्यूरियसली पूछा, ये कैसा पॉइजन है जो ग्रैंड मास्टर भी कसब है? मिस्टीरियस आदमी ने कहा, ये चार्म्स पाउडर है। यह साउथ वेस्ट की एक फैमिली का यूनिक फॉर्मूला है। इस लूजर ने इसे उनसे चुरा लिया था और तुम दोनों पर यूज किया। इस वक्त नीतू बहुत काम थी। उसने अपने आप को तो छुड़वा ही लिया था, साथ ही में उसने पॉइजन का असर भी खत्म कर लिया था। आहान जानता था वो ग्रैंड मास्टर है, इसलिए उसके लिए ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे देखकर मिस्टीरियस आदमी ने कहा, आफ्टर ऑल शी इज ग्रैंड मास्टर। जब वो लोग उस रूम से जा रहे थे तब आहान ने पूछा, वैसे तुम्हारी उस आदमी के साथ क्या दुश्मनी है? जब देखो तब तुम उसे लूसर बोलते रहते हो। मिस्टीरियस आदमी ने आहान की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आहान ने उससे कुछ ऐसा पूछ लिया था जिसका जवाब वो देना नहीं चाहता था। फिर उस आदमी ने नीतू को देखा जो बहुत शांति से आगे चल रही थी। उसे इस तरह देखकर आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए पूछा। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी उससे बहुत गहरी दुश्मनी है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, वरना मैं 13 साल पहले ही मर चुका होता। भगवान ने मेरी बात सुन ली और मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख पाया। आज मेरे दिल को कितना सुकून मिला है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मास्क के नीचे से उस आदमी के एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रहा था। आहान से रहा नहीं गया और उसने पूछा, वो इतना बुरा है तो फिर डेजर्ट में कोई ऐसा नहीं है जिसे उसके बारे में पता ना हो? कोई ऐसा राइटियस सेक्ट नहीं है जिसने उसे रोका हो? ये बात सुनकर वो आदमी इरिटेट हो गया। उसने कहा, ये डेजर्ट है, एक बैरन लैंड। यहाँ कोई सेक्ट क्यों आएगा? उन लोगों को तो सिटी लाइफ्स पसंद है। वो लोग बस शहर में रहकर अच्छा खाना चाहते हैं और पार्टी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मार्शल आर्ट सीख किया है तो अब ये उनका रिवॉर्ड है। आहान समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक मनी और गैम्बलिंग बहुत फेमस था। आहान जानता था कि लोग पैसों के लिए बहुत कुछ करते थे। जो पैसे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए आते थे, लोग उसे भी अपने ऐशो आराम के लिए यूज कर लेते थे। आहान ये समझता था, इसलिए उसने कहा, अच्छे और बुरे हर काम का हिसाब होता है, सबको जस्टिस मिलता है। अमर की मौत भी तो उसके लालच की वजह से हुई है ना? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ ये सच है। अब जल्दी एक और ऐसा इंसान इस डेजर्ट में आएगा, वो शायद इससे भी ज्यादा बुरा होगा और उसमें इंसानियत इससे भी कम होगी। उस आदमी की आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। आहान इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो उसका दर्द नहीं समझता था। उसके पास सारे ऐशो आराम थे और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहा था। वो नहीं जानता था कि डेजर्ट की हार्डशिप क्या होती थी। तीनों बहुत देर तक चुपचाप चल रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग डेजर्ट के एज पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता हूँ। उस आदमी ने उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ दिया। यहाँ से वो सीधा शहर की तरफ जा सकते थे, जहाँ से उन्हें मनाली के लिए ट्रेन आराम से मिल जाती। जब आहान ने देखा कि वो आदमी जा रहा है तो उसने उसे रोका और पूछा, अब तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? अमर मर चुका है, उसके साथ साथ तुम्हारा भी बदला पूरा हो गया। अब तुम्हें ऐसी जगह रहने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए मनाली में रहने का अच्छा इंतजाम करवा सकता हूँ।
मिस्टीरियस आदमी ने स्माइल किया और कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहने की आदत है। अब मुझे शहर की चकाचौंध पसंद नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ और अब मेरा यही मन लगता है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो मैं यहाँ रहकर इस डेजर्ट को ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ मुझ में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, पर मैं कोशिश और मेहनत दोनों करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर रहान बहुत इम्प्रेस हो गया। वो उस आदमी को एडमायर करने लगा क्योंकि वो अपने आइडियाज के लिए लड़ना चाहता था। उसने कहा, आई होप तुम जो करना चाहते हो तुम उसमें कामयाब हो और यहाँ पर कोई भी राक्षस ना पहुंच जाए। ये सुनने के बाद वो आदमी मुस्कुराया और फिर डेजर्ट की तरफ चला गया। जब नीतू और आहान वहां खड़े थे तब अचानक नीतू ने कहा, हम वापस जाएं उससे पहले मैं कहीं जाना चाहती हूँ। आहान ने नीतू की तरफ देखा। इतने दिनों में नीतू ने उससे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की थी और आज वो सामने से उससे बात कर रही थी। आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या वो जगह पास में ही है? हाँ, नीतू ने जवाब दिया। क्या आप चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं? आहान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद को संभाल नहीं सकती? उसकी इस बात पर आहान इस बात से बौखला गया। उसे समझ नहीं आया कि नीतू ने ऐसा क्यों कहा था। उसने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं है। नीतू ने कहा, हम दोनों अकेले ट्रैवल करेंगे, इससे अच्छा है तुम मेरे साथ ही चल लो। जैसे ही वो आदमी नीतू की बॉडी में से खून निकालने जाता है, मिस्टीरियस आदमी वहां आ जाता है और उन पर अटैक करता है। नीतू अपने आप को फ्री करती है और अमर को जान से मार देती है। इसके बाद आहान, नीतू और मिस्टीरियस आदमी वहां से चले जाते हैं। नीतू आहान से कहती है कि वो घर जाने से पहले कहीं जाना चाहती है। जब वो आहान को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आहान एक कार रेंट करता है और डिटूर लेने के बाद नीतू के बताए रास्ते पर कार चलाना शुरू करता है। नीतू उसके साइड में चुपचाप बैठी थी। उसने अब तक आहान को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे थे। आहान की भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। 1 घंटे तक एक ही रास्ते पर चलने के बाद आहान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने कहा, कम से कम तुम मुझे इतना तो बता सकती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे मैं किस डायरेक्शन में ड्राइव करूं? उसने तीखी नजर से आहान को देखा और कहा, मैं तुम्हें गाइड करती जाऊंगी। ये सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा और चुप हो गया। इस वक्त वो नीतू का ड्राइवर बन गया था और उसके ऑर्डर फॉलो करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कार में बिल्कुल सन्नाटा था। करीब 10 मिनट बाद नीतू ने कहा, वहां से ले लो। उसने एक डायरेक्शन में इशारा किया और आहान को टर्न लेने के लिए कहा, पर वहां तो कोई रोड नहीं है। आहान ने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, नीतू ने उसे तीखी नजरों से देखा। आहान ने चुपचाप उसके दिखाए रास्ते पर कार मोड़ ली। कुछ दूर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। आहान ने गांव के चौक पर एक आदमी को बैठे हुए देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वो अखबार पढ़ रहा था। उसने जब कार की आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया। नीतू आहान को कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, ये जगह कौन सी है? उस आदमी ने आहान को देखा और स्माइल किया। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, पर उसकी आवाज में बहुत जोश था। उसने चिल्लाकर कहा, ये तारानगर गांव है, तुम लोग कौन हो? वो आदमी आहान के कान में इतनी तेज चिल्लाया था कि आहान चौंक गया। उसने कहा, थैंक यू अंकल, हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम यार शैलेश कुमार को ढूंढने आए हो ना? वो अभी यहाँ नहीं है, वो किसी काम से शहर गया है। आहान को समझ नहीं आया कि उस आदमी ने ये क्यों बोला था, पर फिर भी उसने कहा, थैंक यू अंकल। इसके बाद वो लोग निकल गए आगे। आहान ने नीतू से पूछा, आप यहाँ पर सच में शैलेश कुमार को ढूंढने आई हो? नहीं, मैं उसके फादर को ढूंढने आई हूँ। नीतू ने कहा, ये 2 लोग कौन है जिन्हें आप ढूंढ रही है? आहान ने पूछा, पर मैक्सिमम सवालों की तरह ये सवाल भी इग्नोर हो गया और नीतू कार के बाहर देखने लगी। आहान कुछ कहना चाहता था, पर उसने नहीं कहा और चुप हो गया। इसके बाद उसने कार को एक जगह पर पार्क कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि शैलेश का घर कहाँ पर है। नीतू को भी कुछ रास्ते पता थे, पर उसका घर कहाँ है ये वो भी नहीं जानती थी। आहान जब यहाँ वहाँ देख रहा था तभी उसके पास 2-3 बच्चे भागते हुए आए। एक बच्चे ने उससे पूछा, आप लोग बाहर से आए हो? आहान ने अपनी कार में कुछ टॉफीज निकाली और उन बच्चों के सामने चुटकी बजाकर कहा,
अगर आप लोग मुझे शैलेश कुमार के पास लेकर जाओगे तो मैं आपको ये टॉफीज दूंगा। टॉफीज देखकर उन बच्चों को लालच आ गया। उनमें से एक बच्चा आगे आया और उसने कहा, मुझे पता है उनका घर कहाँ है, पर अगर मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा टॉफीज दोगे? इतने में उस चबी बच्चे ने बोला, उनका घर तो मुझे भी पता है, आप एक्स्ट्रा टॉफी मुझे दे देना, आपको मैं ले जाता हूँ। वो बच्चे आहान के हाथ से टॉफी छीनने लगे तब आहान ने कहा, रुक जाओ, सबको एक एक टॉफी मिलेगी। नीतू ने आहान को एक वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, You are indeed not a good person. आहान को समझ नहीं आया था कि नीतू ने उससे ये बात क्यों कही। जब वो नीतू से पूछने वाला था कि उसने ये क्यों कहा, तब तक वो उन बच्चों के साथ जा चुकी थी। आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी दांत पीसकर उनके पीछे चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वो शैलेश के घर के सामने पहुंच गए थे। आहान ने सबको एक एक टॉफी दी और वो बच्चे खुशी खुशी वहां से भाग गए। शैलेश का घर बहुत अजीब था। वहां पर अलग अलग तरीके की चीजें लटक रही थी। एक फूलों की माला थी जो सूख चुकी थी। घर को देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां पर अभी भी कोई रहता है। आहान दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, कोई है? जब देर तक कोई जवाब नहीं आया तब उसने फिर से नॉक करते हुए कहा, कोई है? वो जब और नजदीक से देखने आगे आया उतने में वहां से आवाज आई, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा आदमी जो लगभग 60 साल का था चौक से आ रहा था। वो बहुत गुस्से में था। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। इतने में नीतू ने कहा, हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यही है। ये सुनने के बाद आहान ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उस आदमी का शरीर बहुत अच्छा था। वो कोई फार्मर लग रहा था। आहान को नहीं समझ आ रहा था कि उस आदमी में क्या अलग था। जब आहान उसकी तरफ देख रहा था तब वो आदमी उनके पास भागते हुए आया। आहान कुछ प्रिकॉशंस लेने लगा। इतने में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी स्ट्रेंथ छुपाई थी। वो आदमी बहुत स्ट्रांग था और नीतू की तरफ बढ़ रहा था। नीतू उसके अटैक के लिए बिल्कुल तैयार थी और जैसे ही वो उसके पास आया दोनों में फाइट शुरू हो गई। ये सीन देखकर आहान हैरान हो गया। दोनों जिस तरह फाइट कर रहे थे, आहान समझ गया था कि वो आदमी भी कोई ग्रैंड मास्टर है। घर के बाहर खड़े खड़े उन लोगों ने 100 मूव्स एक्सचेंज कर लिए थे। उनके मूव्स बहुत फास्ट हैं और ट्रिकी थे। उनके मूवमेंट्स का ट्रैक रख पाना लगभग नामुमकिन था। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से गांव में एक ग्रैंड मास्टर चुप कर बैठे हुए थे। आहान बहुत सरप्राइज था और उन दोनों को देख रहा था। वो जिस तरह फाइट कर रहे थे साफ पता लग रहा था कि उनका ऑरा कितना रिफाइंड है और वो कितने पावरफुल है। फाइट इतनी इंटेंस थी कि कौन जीतेगा ये बता पाना इम्पॉसिबल था। आहान को पहले नीतू के लिए बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो आदमी ने बिना भूले अटैक किया था। पर जब दोनों रुक गए तब आहान ने भी चैन की सांस ली क्योंकि दोनों स्माइल कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उस आदमी ने नीतू से कहा, लिटिल वुमन, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं पाई है। मैं कुछ साल पहले तुमसे मिला क्या नहीं, मुझे लगता है कि तुम पहले जितने ब्रिलियंट नहीं रही हो। ये सुन नीतू ने कामली कहा, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी क्योंकि आप बहुत बूढ़े और वीक हो गए हो। मुझे लगा कि आप मेरी पूरी स्ट्रेंथ झेल नहीं पाओगे। इस पर वो आदमी जोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव हुई हो या ना हुई हो, पर तुम्हारी जुबान जरूर इम्प्रूव हो गई है। इतना बोलना कैसे सीख लिया तुमने? पर जानने दो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त आहान भी उनके पास आ गया था। उस आदमी ने कहा, तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझसे लड़ने तो आए नहीं हो, फिर तुम्हें क्या काम है? जैसे ही उस आदमी ने ये सवाल किया वहां पर कुछ घास आ गई। वो इतनी स्पीड में आ रही थी कि चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी थी। इसके बाद एक के पीछे एक गाड़ी आकर रुकी और उनमें से कुछ यंग आदमी निकले। उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी और सबने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। एक लाल बालों वाला आदमी आगे आया और उस बूढ़े आदमी को देखकर उसने कहा, ओल्ड मैन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ये जमीन हमें क्यों नहीं देते थे? तुम बस दाम बोलो, हम वो दाम देने के लिए तैयार हैं। जैसे ही उस आदमी ने उन लोगों को देखा उसका खुश चेहरा डिस्गस्ट में बदल गया। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। लाल बाल वाले आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने कहा, तुम्हें इस बंजर जमीन से इतना प्यार क्यों है? मैं इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूँ पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम कोई भी और जमीन खरीद सकते हो। वो बूढ़ा आदमी उनके मुंह हिलकना चाहता था। वो मुंह फेर कर जाने वाला था, पर इतने में लाल बाल वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जा कहाँ रहे हो? अब बात कराओ ना। आहान ने उस बूढ़े आदमी के एक्सप्रेशन देख लिए थे और उसके माथे से पसीना आने लगा। उसने मन में सोचा कि अगर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई तो ये लाल बाल वाला आदमी नहीं बच पाएगा। पर उस आदमी ने अटैक नहीं किया। आहान को अटैक ना करने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। जब उसने देखा कि वो लोग उस बूढ़े आदमी को प्रेशराइज कर रहे हैं और उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आहान ने अटैक कर दिया। किसी रीजन की वजह से वो बूढ़ा आदमी अटैक नहीं कर पा रहा था, पर आहान तो कर सकता था। तुम इन पर अटैक करने आगे आए थे ना, अब करो अटैक। आहान ने एक आदमी का हाथ मुड़ा और कहा, ये आदमी उस बूढ़े आदमी पर अटैक करने आया था। वो जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मेरा हाथ, इट हर्ट्स बैडली। आहान ने उसका हाथ तब छोड़ा तब उसने कहा, I wish I could kill you। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में लाल बाल वाले आदमी ने पूछा, ये कौन है? इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। उसने आहान को पहले भी देखा था, पर तब उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। आहान ने स्माइल किया और कहा, मैं कोई नहीं, बस एक मामूली राहगीर हूं। जैसे ही उस लाल बाल वाले आदमी ने ये बात सुनी, उसका एटीट्यूड बदल गया। उसने आहान के सस्ते कपड़े देखे और उसे जज करना शुरू कर दिया। तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया? क्या समझते हो तुम खुद को? उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं आया और मैं इनजस्टिस नहीं देख सकता हूँ। आहान ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी ये स्माइल देखकर उस आदमी को और गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने कहा, तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो? अपना जस्टिस इंजस्टिस वहां जाकर दिखाओ जहां जरूरत है, यहाँ नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। जब उस लाल बाल वाले आदमी ने ये बात कही, तब उसके पीछे बाकी लोग नीतू आहान को रास्ता बताती है। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। एक बूढ़ा आदमी उन्हें कहता है कि शैलेश कुमार इस वक्त गांव में नहीं है। जब आहान पूछता है कि क्या नीतू को शैलेश से ही मिलना है, तब वो मना कर देती है और कहती है कि उसे उसके पिता से मिलना है। जब वो शैलेश के घर पहुंचते हैं, तब एक आदमी और नीतू में फाइट होती है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जो उस आदमी से जमीन खरीदना चाहते हैं। जब आहान ने देखा कि वो लोग फाइट करना चाहते हैं, तो उसने बहुत कामली कहा, इतना एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैटर पैसों से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे भी लड़ाई से तो सिर्फ नुकसान ही होगा। ये बात सुनकर लाल बाल वाले आदमी ने कहा, ये बात पैसों से सॉल्व हो कर रही है। हम इस आदमी को मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हैं, पर यह बस बंजर जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग इन्हें कम पैसे दे रहे हो। ये सब पैसों का ही चक्कर है। अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करोगे तो ये शायद मान जाए। जैसे मेरे पास इस कार्ड में 3 करोड़ रुपए, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं और बोलूं कि यहाँ वापस मत आना तो। आहान ने अपना बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। जब आहान ने ऐसा किया, तब वो लाल बाल वाला आदमी पहले हैरानी में खड़ा था। इसके बाद उसने रिएक्ट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए? ये मैं मान ही नहीं सकता। अपने कपड़े और हुलिया देखो, किसी फटीसिया से कम नहीं लग रहे हो तुम। आहान को ये सारी बातें सुनने की आदत थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से टेम्पटिंग तरीके से कहा, सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम मेरी बात मान लो तो ये कार्ड लो और पैसे तुम्हारे। आहान को इतना काम देखकर वो लाल बाल वाला आदमी हैरान था। उसे एहसास हुआ जैसे शायद आहान सच बोल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। आहान ने एक बार फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आखिर 3 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं। जब उस आदमी ने देखा कि आहान कार्ड वापस ले रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं रुक जाओ। ये देखकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम सच में ये 3 करोड़ दे दोगे? उस आदमी ने पूछा। हाँ, और सिर्फ तुम्हें नहीं, ये सबके लिए। आहान ने कहा,
ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। अगर इसमें सच में 3 करोड़ थे तो वहाँ पर 8-10 आदमी थे, तब भी सबके पास कुछ लाख तो आराम से आ सकते थे। ये अमाउंट बिल्कुल छोटा नहीं था, इसलिए सब सकपका गए थे। तभी एक आदमी आगे आया और उसने कहा, बॉस, हम इस पर कैसे भरोसा करें? क्या पता ये हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। ये सुनकर लाल बाल वाला आदमी सोच में पड़ गया। उसे ऐसे देखकर आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। जब दूसरों ने देखा तब एक आदमी और आगे आया और उसने कहा, बॉस, अगर ये झूठ भी बोल रहा है तब भी क्या प्रॉब्लम है? अब वापस यहाँ तो आ ही सकते हैं। और एक बार कार्ड हमारे पास आ गया तो इसकी डिटेल्स भी निकालना मुश्किल नहीं होगी। हम इसे भी आसानी से ढूंढ लेंगे। ये बात सुनकर लाल बाल वाले आदमी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसने आहान से कहा, भाई, आप सही कह रहे थे। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसों के जोर पर कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। आहान ने स्माइल किया और कहा, है ना, पैसों से सबके तेवर भी बदल जाते हैं। वैसे भी तुम्हारा तो काम भी सही हो रहा है। बिना कुछ किए तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। आपकी बात सही है, और फिर भी हमें हमारे बिग बॉस से तो बात करनी पड़ेगी। लाल बाल वाले आदमी ने कहा। आहान इस वक्त कार्ड से खेल रहा था और स्माइल कर रहा था। उसने फिर से उन्हें टेम्प्ट करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो, पर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। अगर तुम ये पैसे लेकर फिर कभी यहाँ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर फिर से तुम यहाँ दिखाई दिए तो तुम तो जानते हो पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। आहान ने जिस तरह से ये बात बोली थी, सब घबरा गए थे। वो जानते थे कि उसके कहने का क्या मतलब था। अगर वो इतने पैसे देकर ये मैटर सॉल्व कर सकता है तो फिर इससे ज्यादा पैसे निकालकर वो उन्हें हरास भी कर सकता है। लाल बाल वाले आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर एक बार हमने पैसे ले लिए तो फिर हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। मैं श्रीकांत बहुत भरोसेमंद हूँ। उस लाल बाल वाले आदमी ने पहली बार अपना नाम बताया था। नीतू ये सब दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह इस बार भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस आहान को घूर रही थी और सोच रही थी कि वो उसे अपने साथ यहाँ क्यों लाई। उसे आहान से तो कोई मतलब नहीं था, पर वो उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रही थी। उसने उन दोनों को अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था, फिर भी आहान उनके झमेले में पड़ रहा था। नीतू आहान को रोकना चाहती थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो बूढ़ा आदमी अब और कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने कहा, ये सब क्या चल रहा है? मानो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, पर तुम ऐसे ही किसी के लिए किसी को इतने पैसे नहीं दे सकते। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, और इसके बाद उसने श्रीकांत की तरफ देखा और कहा, और तुम यहाँ आए और इससे पैसे लेने के लिए तैयार हो गए? उस बूढ़े आदमी को दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों को लेकर उसका इंप्रेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। आहान कुछ कह पाता उससे पहले ही श्रीकांत ने कहा, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये सुनकर आहान ने कहा, तुम्हें जवाब देने के लिए किसने कहा? मैं बात कर रहा हूँ ना। श्रीकांत बिल्कुल चुप हो गया। उसका टेम्पर आहान की तरफ बिल्कुल बदल चुका था, इसलिए अब भले ही आहान उसे कुछ भी कह ले, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। सॉरी भाई, श्रीकांत ने कहा। आहान ने अपने बैंक कार्ड को उसकी तरफ फेंका और कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। श्रीकांत ने कार्ड उठाया और उसे देखने लगा। तब आहान ने फिर से कहा, अब क्या है? पैसे मिलने के बाद यहाँ क्यों खड़े हो? श्रीकांत ने तुरंत कहा, नहीं 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 भाई, हम बस जा ही रहे हैं। हमें पैसे मिल गए, अब हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम जा रहे हैं। इसके बाद वो कार में बैठकर चले गए। सब पैसे पाकर बहुत खुश थे। इस वक्त जो नाखुश था वो था वो बूढ़ा आदमी। उन्होंने आहान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें दूसरे लोगों के काम के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो मैटर मेरे और उनके बीच का था। तुम्हें क्या लगता है तुमने ये मैटर सॉल्व कर दिया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। वो बूढ़ा आदमी आहान से बहुत डिसअपॉइंटेड था। उसे हमेशा से ऐसे अमीर लोगों से प्रॉब्लम होती थी। आहान समझ गया था कि उनका ये नेचर है। उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। अगर उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आहान ने बहुत काम भी कहा, मिस नीतू आपसे यहाँ बात करने आई है। अगर आपको मुझे देखकर गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। आप लोग अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। भले ही वो आहान पर गुस्सा था, पर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से खुश भी था।
जब वो आदमी बिना कुछ बोले अंदर चला गया, तब नीतू और आहान भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब उस आदमी ने कुछ नहीं कहा तो फिर आहान कैसे रुक सकता था। जब वो अंदर गए तब उन्होंने देखा कि घर ज्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग एक रूम में बैठे थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 4 लोग ही बैठ सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी एक स्टूल पर बैठ गया। उन्होंने उन दोनों को ना पानी ऑफर किया, ना ही चाय के बारे में पूछा। वो दोनों वहां खड़े थे। तब नीतू ने कहा, आप जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आहान वहां चुपचाप खड़ा था। वो जानता था कि उन दोनों के बीच में कोई बहुत सीरियस और एक्साइटिंग बात होने वाली है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब होगा, पर जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आहान हैरान था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके पीछे नीतू का हाथ था। उसे उनकी बातों का बेस नहीं पता था, इसलिए उसके लिए कुछ समझ पाना मुश्किल था। ये बात सुनकर नीतू ने कहा, आप बहुत सालों से यहाँ छिपे हैं। अब वक्त आ गया है आपके बाहर आने का। अब हमें भी वो करना है जो उन लोगों ने किया था। आप ऐसे ही बुरे नहीं हो सकते। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे किसी के आने की आवाज आई। आहान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस बूढ़े आदमी जैसा सिमिलर इंसान नजर आया, पर वो काफी यंग था। वो उस आदमी का बेटा शैलेश था। शैलेश जब घर में आया तब उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां पर मेहमान होंगे। उसने बहुत वार्मली कहा, पापा मेहमान आए हैं और आपने उन्हें चेयर तक नहीं दी। शैलेश के पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शैलेश ने आहान और नीतू को देखा और कहा, सॉरी पापा का नेचर थोड़ा ऐसा ही है। ये कहने के बाद शैलेश ने उन दोनों को चेयर दी और पानी ऑफर किया। आहान तो चेयर पर बैठ गया, पर नीतू वहीं खड़ी रही। उसने शैलेश की तरफ देखा भी नहीं। शैलेश को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए उसने भी नीतू से कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा आदमी वहां की ऑकवर्डनेस समझ गया था, इसलिए उसने कहा, बैठ जाओ, वैसे भी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। नीतू ने रूखी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। मैं आपको एक दिन का टाइम देती हूँ। मैं कल वापस आऊंगी और अपने जवाब के साथ ही वापस जाऊंगी। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, लेट्स गो। आहान उसे देखने लगा। वो अभी अभी चेयर पर बैठा था और नीतू ने उसे चलने के लिए कह दिया था। उसने शैलेश को देखा और फिर नीतू के पीछे चला गया। बाहर आने के बाद उसने उससे पूछा, आप दोनों ग्रैंड मास्टर्स हो? आप दोनों क्या प्लान कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसके लिए ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है? मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बहुत स्ट्रांग और पावरफुल थे। दुनिया में उनके स्टेटस जैसा कोई स्टेटस नहीं था। आहान सोच रहा था कि अगर किसी चीज के लिए ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है, मतलब वो चीज बहुत टेरिफाइंग होगी। आहान श्रीकांत को 3 करोड़ रुपए देकर जमीन का मैटर सॉल्व कर देता है। इससे शैलेश के पिता को गुस्सा आता है। वो थैंकफुल भी होते हैं, पर जताते नहीं है। नीतू और शैलेश के पिता आपस में बात कर रहे होते हैं जो आहान को समझ नहीं आती। तभी वहां शैलेश आ जाता है। नीतू उस बूढ़े आदमी को सोचने के लिए एक दिन का टाइम देकर चली जाती है। आहान नीतू से पूछता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए 2 ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी आहान को कोई जवाब नहीं मिला। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी ही पर्सनालिटी ऐसी है, पर अब उसे नीतू से मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे भी ज्यादा काम और कोर लोग हैं इस दुनिया में। नीतू चुपचाप कार की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, गाइस वेट। शैलेश उन दोनों को रोक रहा था। नीतू तो नहीं रुकी, पर आहान रुक गया। क्या हुआ, सब ठीक है ना? आहान ने पूछा। शैलेश इस वक्त हाँफ रहा था क्योंकि वो भागते हुए उनके पीछे आया था। उसने शायद पहले मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की थी। शैलेश ने सांस लेते हुए कहा, पापा ने कहा है कि उस यंग लेडी को बोल दो कि एक दिन काफी है, कल उन्हें उनका जवाब मिल जाएगा। आहान को इस बात का मतलब समझ नहीं आया, पर वो शैलेश को कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो वहां से चला गया। आहान कुछ देर वहां खड़ा रहा और उस लाइन का मतलब सोचने लगा। इसके बाद उसने नीतू और उस बूढ़े आदमी की कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने गिव अप कर दिया और अपनी कार के पास जाने लगा। जब वो कार के पास पहुंचा तब उसने देखा कि नीतू पैसेंजर सीट का सहारा लेकर बैठी थी और उसने आंखें बंद कर ली थी। आहान ने गहरी सांस ली और फिर कार में बैठ गया। उसने कहा, वो अभी अभी क्या कर गया है कि उसके पापा ने कहा है कि एक दिन काफी है। नीतू ने आंखें नहीं खोली और कहा, This old man is getting really more and more alive. आहान को इन दोनों के बीच की मिस्ट्री
कभी समझ नहीं आने वाली थी, इसलिए उसने सोचना ही बंद कर दिया। अब क्योंकि उन्हें कल वापस यहाँ आना था, इसलिए आहान ने एक रात के लिए होटल ढूंढा। एक गांव से थोड़ा दूर हाईवे पर उसे एक होटल मिल गया। जगह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर एक रात के लिए ये ठीक ही था। उन दोनों को ही हर सिचुएशन में रहने की आदत थी, इसलिए लो क्वालिटी के होटल से उन्हें दिक्कत नहीं थी। दोनों अलग अलग रूम में रेस्ट करने चले गए। जब आहान हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया, तब किसी ने डोर नॉक किया। उसने मन में सोचा, इस वक्त कौन नॉक कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू मुझसे बात करना चाहती है? आहान क्यूरियस था, पर जैसे ही वो डोर खोलने गया, डोर नॉक होना बंद हो गया। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया। फिर से जब डोर नॉक हुआ, तब आहान ने सोचा कि कोई उसे परेशान कर रहा है और वो अपने आप डोर नॉक बंद कर देगा जैसे पहले हुआ था, पर ऐसा नहीं हुआ। नॉक की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही थी। तब आहान ने डोर खोला। आहान बाहर नीतू को एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जब उसने देखा कि बाहर कौन है तो वो हैरान हो गया। उसके सामने लाल बाल वाला श्रीकांत खड़ा था। श्रीकांत भी हैरान था। उसने शौक में कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? 3 करोड़ मिलने के बाद श्रीकांत बहुत खुश था और उसे आहान के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि वो तो आहान के और करीब आना चाहता था। आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? श्रीकांत ने कहा, हमारी किस्मत में यहाँ मिलना लिखा था, इसलिए हम मिल लिए। आहान को नजर आ रहा था कि वो उससे चिपक रहा है, पर वो उसके साथ टाइम पास करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? आहान का टोन बहुत रूखा था। श्रीकांत समझ गया था कि आहान ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए उसने कहा, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आया था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। दरअसल कोई अगर अकेला फील कर रहा है तो मैं उनकी मदद करने आया था। आहान श्रीकांत को घूरने लगा। तब श्रीकांत ने कहा, पर आप क्यों अकेले होंगे? आपके पास तो आपकी पार्टनर है जो बहुत सुंदर है। इतना कहने के बाद श्रीकांत आहान के रूम में झांकने लगा। अंदर आकर देखना है? आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, दे मेरी आदत है सॉरी, मुझे वो लेडी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? श्रीकांत ने कहा। आहान ने रूखी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ काम है उनसे? नहीं सॉरी। श्रीकांत इस वक्त आहान की तीखी नजर से बहुत डर गया था। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अब मेरे डोर पर नॉक करने की गलती मत करना, आहान ने कहा और डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। रूम में आने के बाद वो बेड पर लेट गया और नीतू और उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था कि नीतू को क्या जवाब मिलेगा और ऐसा क्या है जिसके लिए 2 ग्रैंड मास्टर्स को टीम अप करना पड़ रहा है। ये सोचते सोचते 30 मिनट बीत गए और जैसे ही आहान को नींद आने लगी तो फिर से किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो इरिटेट हो गया था और अब उसे रियलाइज हो रहा था कि ऐसे छोटे होटल्स में क्या प्रॉब्लम होती है। वो झल्लाते हुए उठा और उसने दरवाजा खोला। उसके सामने फिर से श्रीकांत था। उसने तुरंत कहा, भाई प्लीज मुझे बचा लो। आहान ने पूछा, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? भाई प्लीज मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है, उसके हाथ में चाकू भी है, प्लीज मुझे बचा लो और यहाँ छुपने दो। ये बोलते ही श्रीकांत बिना उसकी परमिशन लिए उसके रूम में घुस गया। आहान उसे रोकना चाहता था, पर इतने में ही उसने सच में एक आदमी को देखा जिसके हाथ में चाकू था। उसे एक पल देखने के बाद आहान ने दरवाजा बंद कर दिया। वो जानता था कि ये मैटर ऐसे ही सॉल्व नहीं हो सकता। जब वो रूम में आया तब उसने देखा कि श्रीकांत रूम में नहीं था। वो बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि श्रीकांत शॉवर कर्टन के पीछे छुपा हुआ है। वो इस वक्त बहुत डरा हुआ था। बाहर आओ, आहान ने कहा। भाई आप मुझे उसके हवाले तो नहीं करोगे ना? मेरी सच में कोई गलती नहीं है, श्रीकांत ने कहा। नहीं। आहान ने गर्दन हिलाई और कहा, वो यहाँ से जा चुका है, पहले तुम बाहर आओ और मुझे सच बताओ कि हुआ क्या है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ छुपने नहीं दूंगा। आहान का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर श्रीकांत समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो शॉवर कर्टन के पीछे से आया और उसने फिर से पूछा, आप सच में मुझे उसके हवाले नहीं करोगे ना? आहान ने कुछ नहीं कहा और रूम में आ गया। जब दोनों बैठ गए तो आहान ने कहा, सच बताओ भाई, एक्चुअली इस आदमी की वाइफ मेरे पास आई थी अपने आप को बेचने के लिए। अब मैं उसे मना कैसे कर सकता था, इसलिए मैं मान गया। अब ये मुझे मारना चाहता है। आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? श्रीकांत की ये बात सुनकर आहान ने कहा, अच्छा ये बात है। हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इस आदमी का दिमाग खराब है। अभी मेरे पास मेरे लोग नहीं है, वरना मैं इसे अच्छा सबक सिखाता। आहान उसे देखकर समझ गया था कि वो कितना डरपोक है,
पर दिखाना ऐसे चाहता है जैसे वो किसी से डरता नहीं है। आहान को इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उसे श्रीकांत के यहाँ रहने से कोई दिक्कत थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। वो यहाँ से चला जाए तो तुम भी चले जाना। श्रीकांत ने ये बात सुनकर कहा, क्या मैं यहाँ तब तक नहीं रह सकता जब तक मेरे आदि नहीं आ जाते? अगर उसने मुझे देख लिया तो वो पक्का मुझे जान से मार देगा। आहान में इतना पेशेंस नहीं था, वो उसे ऑलरेडी 2 बार डिस्टर्ब कर चुका था। और जैसे ही उसे मना करने वाला था, किसी ने फिर से डोर नॉक किया। आप कौन है? आहान ने इरिटेशन में कहा। श्रीकांत ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद वो चाकू वाला आदमी ही है, पर आहान को लगा कि ये कोई और है, क्योंकि अगर चाकू वाला आदमी होता तो फिर वो डोर इस तरह नॉक नहीं करता। प्लीज दरवाजा मत खोलो, श्रीकांत ने कहा। कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए आहान ने कहा, बाथरूम में छुप जाओ, जब तक मैं कुछ ना बोलूं बाहर मत आना। दरवाजा खोलने के बाद आहान ने जिसे देखा वो हैरान हो गया। उसके सामने इस वक्त शैलेश खड़ा था। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? आहान ने सोचा कि शैलेश को कैसे पता कि वो वहां पर है, पर जब आहान ने उसके एक्सप्रेशन देखे तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो किसी और को ढूंढ रहा था और उसे भी आहान के मिलने की उम्मीद नहीं थी। इट्स अ कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। शैलेश की ये बात सुन आहान ने कहा, आपको नहीं पता था मैं यहाँ हूँ? नहीं, मैं किसी और को ढूंढने आया हूँ, पर तुम मुझे मिल गए। शैलेश ने जब ये बात बोल दी तो फिर आहान को ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं थी। उसने पूछा, तो फिर आप किसे ढूंढ रहे हैं? आपने मेरे डोर पर नॉक क्यों किया? शैलेश ने कहा, मैंने अपने दोस्त को यहाँ आते हुए देखा था। मुझे आइडिया नहीं कि वो किस रूम में गया, इसलिए मैंने बस तुक्के से तुम्हारे दरवाजे पर नॉक कर दिया। शैलेश बहुत कन्विंसिंग तरीके से बोल रहा था, पर वो ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी पूछा नहीं। पर तभी आहान को डाउट हुआ कि कहीं वो श्रीकांत को ढूंढने तो नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, क्या आपके दोस्त के लालवान है? आहान ने श्रीकांत के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि उसका शुरू से ही उसे बचाने का मन ही था। उसकी नजर में श्रीकांत भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसे शैलेश को इसके बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शैलेश ने मना कर दिया। जब शैलेश ने मना कर दिया तो फिर उसे आगे बात करने की जरूरत नहीं लगी। दोनों ने एक दूसरे को सी ऑफ कर दिया और आहान ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने श्रीकांत को भी वहां से जाने के लिए कहा। आहान ने कहा, अब वो आदमी बाहर नहीं है, तुम सेफ हो और यहाँ से जा सकते हो। प्लीज। श्रीकांत अपनी बात कह पाता उससे पहले आहान ने कहा, नो प्लीज, अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। आहान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। उसे फाइनली शांति मिल गई थी। रात के आराम के बाद जब वो सुबह उठा तब उसे पता चला कि होटल में किसी का मर्डर हो गया है। सायरन बजाती हुई एक कार होटल के एंट्रेंस के बाहर आकर खड़ी हो गई। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके पास और भी दूसरे मैटर्स थे सॉल्व करने के लिए। वैसे भी ऐसे मर्डर्स होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इंट्रोगेशन की वजह से कोई भी दोपहर तक बाहर नहीं जा सकता था। इस बीच आहान को पता चल गया था कि किसका मर्डर हुआ है। शैलेश भागते हुए आता है और कहता है कि उसके पापा के लिए एक दिन का वक्त बहुत है। आहान शुरू से ही उन दोनों की कोई बात समझ नहीं पाया था, इसलिए वो ये बात समझने में भी ज्यादा जोर नहीं देता है। होटल में चेक इन करने के बाद श्रीकांत उसके पास छुपने आता है क्योंकि कोई उसे मारना चाहता है। उसके बाद वहां पर शैलेश भी आता है। शैलेश के जाने के बाद आहान श्रीकांत को भी निकाल देता है। सुबह उन्हें पता चलता है कि वहां पर किसी का मर्डर हो गया है। आहान को पता चला कि मर्डर किसी और का नहीं बल्कि श्रीकांत का ही हुआ है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वो जानता था कि श्रीकांत भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसे श्रीकांत को रूम से बाहर भेजने का कोई गिल्ट नहीं था। वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं थे, इसलिए आहान ने कल रात को जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसने बस ये कहा कि वो सो रहा था और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नीतू ने भी यही कहा। ऑफिसर्स का डायरेक्ट शक किसी और पर था, इसलिए उन्होंने आहान और नीतू से ज्यादा सवाल नहीं किए और उन्हें जाने दिया। जब वो कार के पास पहुंचे तब नीतू ने कहा, जल्दी चलो। इन्वेस्टिगेशन की वजह से वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और नीतू अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जब वो शैलेश के घर पहुंचे तब शैलेश चेयर पर बैठा था। उन दोनों को देखकर उसने कहा, पापा कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने होटल में क्या हुआ इसके बारे में शैलेश को कुछ नहीं बताया।
बस उसके पीछे पीछे एक रूम में गए जहां पर शैलेश के पिता हुक्का पी रहे थे। आ गए तुम लोग, शैलेश के पिता ने कहा। उसने आंख उठाकर उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं था। उन्हें देखते ही नीतू ने कहा, एक दिन सोचने के बाद आपका फैसला ये है कि आप मेरा साथ नहीं दोगे और आप गिव अप कर रहे हो। आप ऐसे तो नहीं थे मनोहर सर। आहान को पहली बार उसका नाम पता चला था। वो सोच रहा था कि नीतू ने ये बात क्यों बोली थी, पर जब उसने मनोहर की तरफ देखा तब वो नीतू की बात से अग्री कर रहा था। आहान अब इस सोच में था कि नीतू को ये बात कैसे पता चल गई थी। मनोहर ने तो कोई ऐसे साइंस नहीं दिखाए थे। आहान समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। नीतू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आप एक डरपोक हैं और कुछ नहीं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो फिर मुझे वो चीज चाहिए जो आपने मुझे प्रॉमिस की थी। मुझसे वो नहीं ले सकती, मनोहर ने कहा। यह सुनकर नीतू शॉक हो गई। उसने कहा, क्यों नहीं ले सकती मैं वो चीज? हमारे बीच में डील हुई थी कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर आप मुझे वो चीज दोगे। आहान को समझ नहीं आया कि वो दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, पर वो इतना जानता था कि वो चीज बहुत कीमती थी। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है, मनोहर ने कहा। क्या आपसे वो चीज गुम हो गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, कहीं किसी ने उसे आपसे चुरा तो नहीं लिया है? नीतू ने एक सेकंड में अपने असम्पशंस लगाने शुरू कर दिए। मनोहर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैंने गिव अप उसकी वजह से ही किया है। ये बात सुनकर नीतू को बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगा था जैसे वो अटैक करना चाहती थी, पर उनके करीबी रिश्ते की वजह से अटैक नहीं कर पा रही थी। उसने डिससैटिस्फैक्शन दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने ये क्यों किया, पर 12 बुद्धा लोटस सीड्स कोई मामूली चीज नहीं है जिसके साथ ऐसा किया जा सके। आप जानते हैं ना, अगर वो गलत हाथ में पहुंच गई तो क्या होगा? मुझे पता है, मनोहर ने कहा और एम्बैरेसिंगली स्माइल करने लगा। इसके बाद उन्होंने कहा, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। नीतू ने अपने आप को शांत किया। उसने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं क्या जानती हूँ ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर हाँ, बहुत ज्यादा दिनों तक सीक्रेट नहीं रहेगी। उन 12 बुद्ध लोटस सीड्स के बारे में सब कुछ ऐसे ही पता चल जाएगा, तब वो टुकड़ा भी मिल जाएगा जो आपकी वजह से हमारे पास नहीं है। तब जो भी होगा सब आपकी जिम्मेदारी होगी। आहान ने महसूस कर लिया था कि नीतू ने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था, पर फिर भी उसकी आवाज में डिससैटिस्फैक्शन साफ सुनाई दे रहा था। ये सब सुनने के बाद आहान 12 बुद्ध लोटस सीड्स के बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने 12 बुद्ध लोटस सीड्स के बारे में कभी नहीं सुना था, पर उसे ये सुनकर याद आया कि विनीत ने उसे बताया था कि दुनिया में बस 12 ग्रैंड मास्टर्स ही हो सकते हैं। यहाँ पर भी 12 बुद्ध लोटस सीड्स थे, तो क्या हर ग्रैंड मास्टर के लिए एक बुद्ध लोटस सीड था? उनका यूज क्या था? वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? आहान ये सारे सवाल पूछना चाहता था, पर उसने जैसे ही नीतू की तरफ देखा वो चुप हो गया। वो जानता था कि उसे उसके सवालों के जवाब नीतू से कभी नहीं मिल सकते। न आहान को जवाब मिलने वाला था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उससे पूछे। जब मनोहर ने नीतू की बात मानने से मना कर दिया तो उनको वहां रुकने का कोई भी फायदा नजर नहीं आया। पहले रूम से नीतू निकली और फिर आहान निकला। शैलेश भी उनके पीछे था और उसने चुपचाप आहान का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आहान ने कहा, क्या हुआ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? शैलेश ने सीरियस टोन में कहा, कल रात को क्या हुआ था? आहान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। शैलेश का चेहरा सफेद पड़ रहा था। वो बहुत मायूस हो गया। उसने कहा, इसका मतलब तू जानते हो? मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ, पर तुम तो। बोलते बोलते शैलेश रुक गया। आहान ने शैलेश की तरफ देखा। शैलेश उस मर्डर की बात कर रहा था जो शायद कल रात को या आज सुबह हुआ था। आहान के दिमाग में एक बार भी नहीं आया था कि मर्डर शैलेश ने किया था, पर जब वो आहान से नजरें चुरा रहा था तब उसे शक हुआ। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला।
उसने पहले ही कह दिया था कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था, इसलिए शैलेश ने श्रीकांत को मारा या नहीं, इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में श्रीकांत कौन सा अच्छा इंसान था। जब आहान ने कुछ नहीं कहा तब शैलेश ने कहा, बुद्ध लोटस सीड्स कहाँ है ये मैं जानता हूँ। अगर तुम मेरा सीक्रेट अपने तक रखोगे तो मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता सकता हूँ। आहान शॉक था। उसने शुरू से कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, पर अब जितना अच्छा ऑफर सामने से आ रहा था तो वो मना कैसे कर सकता था। ठीक है, ये ऑफर रीजनेबल है, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ऐसा लग रहा है आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पापा नहीं चाहते कि आप करो। आहान ने कहा, मैंने जो किया अपने पापा की वजह से किया है। मेरे पापा ये सफर करना डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी एक प्रॉमिस की वजह से वो जल्दी मर सकते हैं। शैलेश ने कहा। आहान चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस शैलेश की बात सुन सकता था। शैलेश ने कहा, एक बार उसकी लोकेशन जानने के बाद तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरा सीक्रेट हमेशा तुम्हारे पास सेफ रहना चाहिए, और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम और मिस नीतू उस आदमी को भी मन ढूंढना जिसके पास बुद्ध लोटस सीड्स हैं। पापा ने कहा था कि वो बहुत खतरनाक है। आहान शैलेश की बात मान गया। उसका सीक्रेट किसी को बताकर उसे कुछ मिलने वाला नहीं था, और लोटस सीड्स के बारे में वो नीतू को बता देगा तो वो सोचेगी कि उसे क्या करना है। इसमें आहान का ना कोई नुकसान था और ना ही कोई फायदा था। ओके, आहान ने कहा, सी लाइन बिल्डिंग, रोशन शर्मा। मुझे उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, शैलेश ने कहा। आहान इसके बारे में उससे और सवाल पूछना चाहता था, पर इतना बोलने के बाद शैलेश वहां से चला गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आहान ने भी कोशिश नहीं की और चुपचाप कार के पास आ गया। जब वो कार में बैठा तब नीतू ने उससे कहा, तुम उससे क्या बातें कर रहे थे? आहान ने नीतू की तरफ देखा। उसने पहली बार कोई सवाल किया था और जवाब जानने के लिए क्यूरियस थी। आहान ने जवाब दिया, वो मुझे बुद्ध लोटस सीड के बारे में बता रहे थे। ओह, नीतू ने उसके आगे कुछ नहीं कहा। आहान ने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। वो नीतू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत काम एक्सप्रेशन था। कुछ दूर जाने के बाद आहान ने नीतू की तरफ देखा और कहा, आप जानना नहीं चाहते कि बुद्ध लोटस सीड्स कहाँ हैं? जब नीतू ने पूछा तो आहान की बेचैनी बढ़ गई और उसने ही पूछ लिया, बिल्कुल जानना चाहती हूँ, नीतू ने कहा। फिर आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? आहान ने पूछा। क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुद मुझे इसके बारे में बताओगे, नीतू ने कहा। उसने नीतू की तरफ देखा। वो बहुत रीजनेबल थी। आहान चिल्लाकर मना करना चाहता था कि वो नहीं बताएगा, पर वो खुद बहुत क्यूरियस था, इसलिए उसने कहा, अगर मैं आपको बुद्धा लोटस सीड्स की लोकेशन बताऊंगा तो आपको मुझे उनके बारे में बताना पड़ेगा। आहान के हिसाब से ये बहुत रीजनेबल डील थी और नीतू इसके लिए मना नहीं करेगी। पर वो तब हैरान हो गया जब नीतू ने साफ मना कर दिया। आहान के शौक का ठिकाना नहीं रहा। वो श्योर था कि नीतू मान जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। उसके लिए नीतू का कैरेक्टर समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने आप में एक मिस्ट्री थी। आहान ने शौक में पूछा, क्यों? आप जानना नहीं चाहते कि लोटस सीड्स कहाँ पर है? नीतू ने ब्लैंकली कहा, उन्हें कैसे ढूंढना है मैं खुद ढूंढ लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें लोटस सीड के बारे में बता दिया तो तुम भी उन्हें पाना चाहोगे। अब तो मुझे बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में जानने की और क्यूरियोसिटी हो रही है, आहान ने कहा। नीतू आहान की तरफ देखने लगी। उसने कहा, तुम सच में जानना चाहते हो? इट माइट कॉस्ट यू योर लाइफ। नीतू ने उसे वार्न किया। आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कन्वर्टिंग फोर्स के लेवल 1 के पीक पर बहुत पहले पहुंच चुका था। शायद बुद्धा लोटस के बारे में जानने के बाद उसे दूसरी दुनिया को जानने का मौका मिलेगा। शायद उसे ऐसा कुछ पता चलेगा जिससे वो अपने आगे के रन आसानी से पार कर सकता है। लाइफ और डर किसे? अभी तो जिंदा हूं, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ, आहान ने कैजुअली कहा। नीतू ने कुछ नहीं कहा और विंडो के बाहर देखने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर अगर तुम जानना चाहते हो तो बाद में रिग्रेट मत करना। आहान बहुत एक्साइटेड हो गया। नीतू भी सोचने लगी कि वो ये बात आहान श्रीकांत के मर्डर की वजह से आहान और नीतू मनोहर के पास देर से पहुंचते हैं। मनोहर नीतू की मदद करने से मना कर देता है।
जब नीतू उससे बुद्धा लोटस सीड्स मांगती है तब मनोहर कहता है कि वो उसके पास नहीं है। नीतू डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चली जाती है। शैलेश आहान को उसका सीक्रेट रखने के बदले में बुद्धा लोटस सीड्स के लोकेशन के बारे में बताता है। आहान नीतू से बुद्धा लोटस सीड्स के लोकेशन के बदले उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। नीतू ने आहान को लोटस सीड्स के बारे में समझाना शुरू किया। हार्मोनियस हेवन और अर्थ तो आइडियल जगह है जिसके बारे में सब जानते हैं। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो सबको जानना है और ये सबके लिए एक सपना है, पर इंडिया के एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में ये सपना कहीं खो गया है। हार्मोनियस हेवंस ट्रू रियल्म है, नीतू ने कहा। ये बातें सुनकर आहान पजल था। उसे इन सब बातों से रिलेटेड ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर वो एक चीज जानता था। उसने उसके बारे में नीतू से पूछा। और दमन? आहान इतना तो जानता था कि दमन गुजरात के पास एक शहर है, पर उसका यहाँ का रेफरेंस उसे समझ नहीं आ रहा था। दमन, नीतू ने कुछ सोचा और फिर कहा। दमन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो ओरिजिनली रिटन स्क्रिप्ट्स हैं, पर किसी को नहीं पता कि वो मार्शल आर्ट्स रेल्म में है। जिस रन पर अभी भी वो है, उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। अब उसे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, नीतू ने कहा। आहान ने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसके लिए ये सारी बातें बहुत नहीं थी। उसने सोचा कि जब वो ग्रैंड मास्टर रेल्म में पहुंच जाएगा, शायद तब उसे सब कुछ पता होगा। नीतू ने आगे समझाना शुरू किया, पर अचानक से एंशिएंट मार्शल आर्ट्स डिमिनिश करने लगा। वो आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त एंशिएंट मार्शल आर्ट्स और करंट मार्शल आर्ट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए उस पीरियड को एंशिएंट मार्शल आर्ट्स पीरियड बोल दिया गया था। एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के मुकाबले मॉडर्न मार्शल आर्ट्स ऑपोजिट है। दोनों के बीच में सिंबॉलिक डिफरेंस है, आहान ने कहा। आहान को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, पर फिर भी वो दोनों मार्शल आर्ट्स के डिफरेंस को समझता था। वो जानता था कि चीन, पर्शिया और वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से सेंट्रल प्लेन्स का मार्शल आर्ट्स बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। इसके अलावा बुद्धिस्ट धर्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस था। आहान की बात सुनकर नीतू ने नोट किया। इसके बाद उसने कहा, दैट इज ट्रू। ये 12 लोटस बुद्धा सीड्स करंट मार्शल आर्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट से ही रिलेटेड है। दमन से रिलेटेड? आहान ने पूछा। आई डोंट नो, पर ये 12 बुद्धा लोटस सीड्स मिलने के बाद दमन से मिला जा सकता है और दुनिया के इंटीग्रल पार्ट में पहुंचा जा सकता है। ये वो सीक्रेट है जो हम ग्रैंड मास्टर्स को मिलकर सेफ रखना है, नीतू ने कहा। आहान के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उसने पूछा, 12 ग्रैंड मास्टर्स हैं और 12 ही बुद्धा लोटस सीड्स हैं, तो फिर आप सब मिलकर वो सीक्रेट ऑपरेट क्यों नहीं कर लेते? ऐसे एक एक लोटस सीड को प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा है? सीक्रेट आप लोगों के सामने है, फिर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। आहान के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, बस वो अब लोटस सीड्स की लोकेशन जानना चाहती थी। आहान ने उससे कुछ नहीं छुपाया और जो शैलेश ने उसे बताया था उसने नीतू को बता दिया। आहान की बात सुनकर नीतू का पहला सेंटेंस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोशन शर्मा जिंदा है। सी लायन बिल्डिंग में रोशन की सीट्स लेने की हिम्मत है। नीतू को अब समझ आ गया था। आहान भी उससे सवाल पूछना चाहता था, पर वो जानता था कि नीतू की तरफ उससे कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए वो चुप रहा। उसे ज्यादा सवाल भी नहीं करने थे, क्योंकि वो जानता था कि अब नीतू सी लायन बिल्डिंग की जाएगी। कार ड्राइव करते हुए आहान ने पूछा, अब हम सी लायन बिल्डिंग जाएंगे? नीतू ने फिर ऐसा कुछ कहा जिससे आहान हैरान हो गया। उसने जवाब दिया, नहीं, अब हम द वर्ल्ड्स पवेलियन जाएंगे। आहान ने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। आहान नीतू की तरफ इस उम्मीद से देख रहा था कि वो उसे कुछ बताएगी, पर नीतू ने कुछ नहीं कहा। आहान ने मन में सोचा, अगर इस औरत को कम बोलने का ऑप्शन दिया जाए तो ये चुप रहना ज्यादा पसंद करेगी। वो जब नीतू की तरफ देख रहा था तब अचानक से उसके सामने एक रेड स्पोर्ट्स कार आ गई। आहान ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पैनिक में ब्रेक लगा दिए। आहान की कार साइड की रेलिंग से लग गई। उसके रिस्ट में हल्की सी चोट आई, पर उसने पहले नीतू को देखा। वो उसे घूर रही थी। आहान हेल्पलेस था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। आहान उस रेड स्पोर्ट्स कार को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। आहान कार से उतरा
और आर्ग्यू करने के लिए रेड स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा। रेड स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर भी बाहर आ गया। वो बहुत कल्चर्ड आदमी था और उसने सूट पहना हुआ था। वो आदमी आगे आया और उसने आहान से पूछा, तुम आहान रायजादा हो? आहान बहुत इम्पेशेंट था। उसने कहा, तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने पोलाइटली कहा, नहीं, आप मेरे साथ चलिए। आहान और इरिटेट हो गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ चलो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये बात बोलते बोलते ही आहान ने उस आदमी को पंच किया, पर उसने वो पंच डॉज कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत पावरफुल हो और मैं आपको हरा नहीं सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो आप खुद फिर रिग्रेट करेंगे। आहान ने उसके बोलते ही उस पर फिर से अटैक किया। सामने वाला आदमी मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, इसलिए उसने उस पर ज्यादा वायलेंटली अटैक नहीं किया था। उसने उसके चेस्ट पर पंच किया और डॉज करने के चक्कर में वो आदमी जमीन पर गिर गया। आहान उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, अब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है। अब बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? आहान ने उस आदमी को अपनी बात बोलने के लिए कहा। आहान जानता था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता था। कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो वो आपकी लोकेशन स्काई हिल स्कूल को बता देंगे। उस आदमी ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आहान ने कहा। जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी छाती दबाने लगा तब आहान ने कहा, तुम बस एक नौकर हो, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कहाँ चलना है चलो, मैं भी तो देखूं कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। इसके बाद आहान कार के पास गया और उसने नीतू से कहा, कोई मुझसे मिलना चाहता है, मुझे ये मामला सेटल करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आना तो आप यहीं पास में रुक सकती है। तुम्हें कितना टाइम लगेगा? नीतू ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जाऊंगा ना और किसके पास जा रहा हूँ। जाऊंगा तभी पता चलेगा। आहान ने कहा, मुझे और किसी पंगे में नहीं फंसना है। एक बार तुम्हारा काम हो जाए फिर हम साथ में चलेंगे। नीतू ने कहा। आहान मान गया। उसके पंच की वजह से उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसे आहान को लीड करना था, इसलिए वो हिम्मत करके उठ गया। आहान उसकी कार को फॉलो कर रहा था, इसलिए वो आदमी भी धीरे ड्राइव कर रहा था। वो उसी गांव में वापस आ गए थे जिससे वो निकले थे। इसके बाद एक छोटी सी गली आई, इसलिए वो कार पार्क करके उतर गए और उस आदमी के पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा विला था। जो लोग आहान से मिलना चाहते थे वो इस विला में ही रहते थे। आहान और नीतू गेस्ट रूम में बैठे थे और उस आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे जो आहान से मिलना चाहता था। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी क्रचेस के सहारे चल कर आ रहा था और उसके पीछे एक लड़की थी जिसके हाथ में कुछ था जो कपड़े से ढका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथ में क्या था। आहान और नीतू ने उन दोनों को देखा पर कोई खड़ा नहीं हुआ। वो आदमी आया और आहान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। वो लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने कहा, अहम रायज़ादा फैमिली का उत्तराधिकारी आहान रायज़ादा। आहान ने उस आदमी को देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर फिर भी उनका चेहरा चमक रहा था। वो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रहे थे और बहुत एनर्जेटिक लग रहे थे। आपसे फहान भी बोलोगे तो चलेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम रायज़ादा परिवार से जुड़े। आहान ने ब्लंटली कहा। आप मजाक क्यों है? जो आपका स्टेटस है वो सब जानती है, पर बिजनेस वर्ल्ड में भी आपका बोर्ड नाम है, कोई आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। उस आदमी ने कहा, फिर भी आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलवा लिया, साथ में धमकी दी कि अगर मैं नहीं आया तो आप मेरी लोकेशन स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर्स को बता देंगे। आहान ने कहा। उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी, बल्कि बहुत पोलाइट टोन में कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर आपको यहाँ लाना बहुत मुश्किल होगा, और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपको हमेशा एडमायर किया है। आप मुझे एडमायर करते हैं? ये कोई नया मजाक है क्या? आहान ने रूखी सी आवाज में कहा। इस पर उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसने कहा, आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर हम काम की बात कर लेते हैं। कितना मुझे पता है आप टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं।
ये बात सुनकर आहान ने कहा, अगर काम की बात करनी है तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको जो बात करनी है बाद में करना, पर पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। वो आदमी हंसा और उसने कहा, अगर आपने श्रीकांत को 3 करोड़ रुपए नहीं दिए होते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि आप यहाँ पर हैं। उन 3 करोड़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई, पर क्योंकि मेरे सामने आहान रायजादा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने श्रीकांत को कहा था कि तुम पैसे कम दे रहे हो, पैसों से तो कुछ भी किया जा सकता है, मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई क्या? आहान ने कहा। ये बात सुनकर वो आदमी एम्बैरेस हो गया। उसने अपनी टोन जेंटल कर दी और कहा, मेरा मानना है कि ये अमाउंट आपके लिए भले ही छोटा होगा पर हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। जो बोलना है जल्दी बोलो। आहान ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा बोलता। मास्टर आहान, अब आप यहाँ पर है तो हम काम की बात करते हैं। मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उस आदमी ने कहा। आहान बहुत क्यूरियस था। उस आदमी ने उस लड़की को बॉक्स खोलने के लिए कहा। वो लड़की भी सस्पेंस बढ़ा रही थी। उसने धीरे धीरे बॉक्स पर से कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक वुडन बॉक्स था। नीतू आहान को बुद्धा लोटस सीड्स के बारे में बताती है और आहान उसे उनकी लोकेशन के बारे में। जब वो द वर्ल्ड्स पवेलियन जाने लगते हैं तब एक कार उनके सामने आ जाती है। उस कार का ड्राइवर कहता है कि कोई आहान से मिलना चाहता है। आहान उस आदमी से मिलने के लिए एक विला के सामने पहुंचता है। एक आदमी और एक लड़की वहां आते हैं। वो आदमी उस लड़की को बॉक्स खोलने के लिए कहता है। इस बॉक्स में क्या है? आहान ने पूछा। Get through it। उस आदमी ने कहा। आहान और नीतू बहुत क्यूरियसली उसे देख रहे थे। उस लड़की ने इसके बाद वो वुडन बॉक्स खोला और उसमें से एक गोल्ड बॉक्स निकाला और आहान के सामने रख दिया। आहान ने फिर से पूछा, इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, बस एक इनसिग्निफिकेंट चीज है। वो बताने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा। अब आप मेरा पेशेंस टेस्ट करें। क्या बोलना है जल्दी बोलिए। आहान ने कहा। एक्सपेक्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, पर अगर मैंने आपसे वो चीज नहीं मांगी तो मैं आगे बात कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी ने कहा। आहान ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, जो मांगना है जल्दी मांगो। मुझे वैसे भी तुम जैसे लोगों से ज्यादा डील करना पसंद नहीं है। आहान की टोन से उस आदमी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी पहले की तरह जेंटल और पोलाइट था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आप वैसे नहीं है जैसी अफवाह आपके बारे में फैल गई। मुझे पता है आप ना लालची है, ना कनिंग है और ना ही ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बिट्रे कर दे। ये बात सुनकर आहान ने उन्हें आगे बोलने का मौका नहीं दिया और कहा, रुको, लालची, कनिंग, बिट्रेल, ये सब आप क्या बोल रहे हो? ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? किसने कहा कि मैं ऐसा हूँ? आहान अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर हैरान था। उसे नहीं पता था कि बाहर उसकी ऐसी इमेज है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ऐसा नहीं कि ये अफवाह मैंने उड़ाई है। दिल्ली, मनाली और शिमला और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका सोर्स रायजादा फैमिली है। पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं है, और अगर है तो फिर आपको कोई मजबूरी रही होगी। ये बातें सुनकर नीतू भी उसे एक बहुत अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। आहान ने इन बातों को इग्नोर किया और कहा, जाने दो, जिसे जो बोलना है बोल सकता है। अगर मैंने कुछ भी रिएक्ट किया तो फिर वो और बातें बनाएंगे। वो आदमी अभी भी स्माइल कर रहा था। उसने कहा, अब मैं काम की बात करता हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर आप मुझे वो दे सकते हैं तो आगे बात करते हैं, वरना कोई बात नहीं। आहान ने उस आदमी को सस्पिशियसली देखा और पूछा, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 करोड़। उस आदमी ने कैजुअली कहा। ये अमाउंट सुनकर आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। ये अमाउंट बहुत बड़ा था, पर ऐसा नहीं था कि वो ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। आहान ने कहा, 10 करोड़ ये कोई छोटा अमाउंट है नहीं। अगर कुछ लाख होते तो मैं आपको ऐसे ही दे देता, पर
अगर मुझे आपको 10 करोड़ देने हैं तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए। मैं जानता था कि मास्टर आहान कभी भी पैसे देने के लिए मना नहीं करेंगे। मुझे भरोसा था कि अगर मैं आपको कारण बताऊंगा तो आप मुझे पैसे दे देंगे। उस आदमी ने कहा, आपको इतना भरोसा कैसे था कि मैं मान जाऊंगा? आप किस बेसिस पर मुझसे पैसे लेंगे? आहान ने क्यूरियसली पूछा। गोल्डन बॉक्स की तरफ पॉइंट किया उस आदमी ने और कहा, वो रहा आंसर। वो गोल्डन बॉक्स बहुत खूबसूरत था। उस पर बहुत डिटेल कार्विंग्स थी हुई थी जो बहुत एक्सप्लिसिट लग रही थी। आहान देखकर समझ गया था कि उसमें कोई मामूली चीज नहीं है। वो लड़की बहुत ध्यान से हर चीज कर रही थी। उसने कुछ भी हड़बड़ी में नहीं किया था और धीरे धीरे हर काम कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद उसने उस बॉक्स के 7 लॉक्स को खोला। जब उस लड़की का वो बॉक्स खुला तब उसमें एक जेमस्टोन निकला। वो जेमस्टोन बहुत ब्राइट था। उसे देखकर लग रहा था कि वो एक मास्टरपीस था और किसी ने बहुत ध्यान से उसे बनाया था। उसे नेचुरल डिवाइन आर्ट कहा जा सकता था। आहान लगातार उस मास्टरपीस को देख रहा था। नीतू, जो किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वो भी उस पर नजर टिकाए हुए थी। कितने दुख की बात है कि इस जेमस्टोन के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आहान ने कहा, नहीं, ये कोई दुख की बात नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे मास्टरपीस के बारे में जानना डिजर्व नहीं करते हैं। अगर ये ज्यादा लोगों के सामने आया तो ये इतना खूबसूरत नहीं रहेगा। उस आदमी ने तुरंत कहा और आहान की बात से डिसएग्री करने लगा। अगर ऐसी बात है तो फिर आप इसे मेरे सामने क्यों लाए? ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं इसे 10 करोड़ में खरीदूं? आहान ने कहा, नहीं देख, मैं ये बेचना नहीं चाहता बल्कि इसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज है। भले मुझे इसके कितने भी पैसे मिले, मैं इसे बेचूंगा नहीं। उस आदमी ने कहा, अगर ये बात है तो फिर मैं 10 करोड़ तो नहीं दे सकता। आहान ने कहा, मेरी बात पूरी सुन तो लीजिए, आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? उस आदमी ने कहा। आहान उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं आपको ये जेमस्टोन नहीं दे सकता हूँ, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे 10 करोड़ मिलेंगे या नहीं। अगर आप मुझे ये जेमस्टोन नहीं देंगे तो फिर मैं आपको 10 करोड़ भी क्यों दूंगा? आहान ने कहा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इस दुनिया में इकलौता मास्टरपीस नहीं है तो फिर आप मेरी बात का विश्वास करोगे? उस आदमी ने कहा। आहान ने तुरंत डिनाई कर दिया और कहा, दिस इज इम्पॉसिबल। इस बात पर उस आदमी ने जवाब दिया, दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें हैं। आपको सीधा ये नहीं मानना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा एक और जेमस्टोन नहीं है। दरअसल मुझे आपसे 10 करोड़ बाकी जेमस्टोन ढूंढने के लिए चाहिए। आहान उस आदमी को घूरने लगा। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? ये जेमस्टोन दिखाकर पहले आपने मुझे टेम्प्ट किया और अब मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। एंड में आप मुझसे भी पैसे निकलवा लेंगे और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो गया था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आहान ऐसा भी सोच सकता है। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। आहान ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए शर्म की बात होगी या नहीं। मुझे बस मेरे पैसों से फर्क पड़ता है। मैं 10 करोड़ ऐसे ही तो खर्च नहीं कर सकता ना। उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को कैसे समझाए और उससे पैसे निकलवाए। अगर एक बार आहान ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसे मनाना भी बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही वो कुछ बोलना चाहता था, किसी ने धक्का मारकर रूम का दरवाजा खोल दिया। अगर कोई उनकी मीटिंग डिस्टर्ब कर रहा था तो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता था। सब लोग डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन में देखने लगे। कोई चलते हुए वहां से आ रही थी। उसने रेड शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और वो बहुत ग्रेसफुली चल रही थी। वो एक यंग गर्ल थी जो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रही थी, पर जैसे ही उसने कुछ लोगों को देखा, वो अचानक से रुक गई और एम्बैरेस फील करने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आहान जानना चाहता था कि वो लड़की कौन है। इतने में ही उस आदमी ने कहा, दीपाक्षी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना दादाजी बात कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दीपाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे।
अपने दादाजी की डांट सुनने के बाद नेचुरली वो मुड़ गई और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। पर जब उसने टेबल पर पड़ा जेमस्टोन देखा तब वो रुक गई। उसने डेलिबरेटली पीछे देखा और उस जेमस्टोन को घूरने लगी। दीपाक्षी, स्टॉप मेसिंग अराउंड एंड गो फ्रॉम हियर, उसके दादाजी ने ऑर्डर किया। ये सुनकर दीपाक्षी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी और वहां से चली गई। आहान के चेहरे पर स्माइल थी। उसने पूछा, वो आपकी ग्रैंड डॉटर थी ना? हाँ, प्लीज पार्डन हर। ओ, बचपन से बहुत शरारती और मिस्चीवियस है, आज भी वैसी ही है, उस आदमी ने कहा। मुझे तो बहुत क्यूट लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। मैं आपको बिना सोचे 10 करोड़ दे दूंगा, और अगर आप मुझे जैसे बोल रहे हैं तो भी मुझे बेवकूफ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। उसने कहा, फिर हमें इस टॉपिक पर आगे बात नहीं करना चाहिए। अभी मैं इतना मजबूर नहीं हुआ कि बिजनेस के लिए मुझे अपनी पोती का सहारा लेना पड़े। आहान ने उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहा, दूसरों की जमीन हड़पनी थी तब आपको इमोशंस याद नहीं आए, पर जब अपनी बात आई तो आपको फैमिली वैल्यूज और इमोशंस याद आ रहे हैं। उस आदमी ने टेबल पर अपना हाथ पटका और अपने क्रचेस के सहारे गुस्से में खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी है। यू मे प्लीज लीव। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। लेट्स गो। आहान ने कहा, नीतू के साथ जाने लगा। नीतू का इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसके वहां रुकने का भी कोई मतलब नहीं था। पर वो कंफ्यूज थी, इसलिए उसने पूछा, तुम्हें तो वो जेमस्टोन चाहिए था ना, फिर अचानक से तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, वो वर्ल्डमैन बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसा है और वो जेमस्टोन भी इसलिए है। उन्होंने बॉक्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया है। अगर कोई बहुत ग्रीडी इंसान होता तो वो इस डील के लिए तुरंत मान जाता, पर एक्सेप्शन तो हर जगह है, जैसे तुम। नीतू ने कहा, मैं उनमें से एक कहा जा सकता हूँ, पर वो आदमी भी कोई कम चालू नहीं है। वो मुझसे 10 करोड़ लेने के लिए तैयार थे, पर जेमस्टोन देने के लिए नहीं। अपनी बातों में फंसाकर वो मुझसे पैसे ले लेते और जेमस्टोन भी मुझे नहीं देते, आहान ने कहा। और फिर? नीतू ने पूछा। फिर वो लड़की वहां गई और उसने मुझे बताया कि ये सब एक स्कैम है, आहान ने कहा। ये बात सुनकर नीतू हैरान हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आहान ऐसी बातें क्यों बोल रहा था। उसने आहान से कुछ पूछा नहीं, बस उसे कंफ्यूजन में देखते रही। आहान नीतू की कंफ्यूजन को अच्छे से समझ गया था। वो नीतू की तरह बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, भले ही वो उनकी पोती थी, पर जब ऐसी मीटिंग चल रही है और कोई इतना प्रेशियस जेमस्टोन बाहर हो तो फिर कोई तो गार्ड बाहर होना चाहिए था। नीतू भी इस बात से सहमत थी। किसी को भी इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं हो सकता था। फिर भी नीतू ने पूछा, तो फिर क्या सिर्फ इस रीजन की वजह से तुमने ये मान लिया कि ये सब स्कैम है? बूढ़ा आदमी आहान को एक जेमस्टोन दिखाता है और उससे 10 करोड़ रुपए मांगता है। आहान उससे जानना चाहता है कि वो इतने पैसों का क्या करेगा, तब वो कहता है कि ऐसा एक और जेमस्टोन है जो वो पाना चाहता है। आहान कहता है कि अगर वो उसे ये जेमस्टोन नहीं देगा तो वो भी उसे पैसे नहीं देगा। तभी वहां उस आदमी की पोती दीपाक्षी आती है और आहान डील कैंसिल कर देता है। जब नीतू उससे इसका कारण पूछती है तब वो कहता है कि इसका कारण वो लड़की दीपाक्षी है। आहान ने नीतू को डील से हटने का कारण बताना शुरू किया। अगर वो लड़की जानबूझकर अंदर आती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब वो अंदर आई तब उसके दादाजी ने उसे डांट लगाई। इतना ही नहीं, जब वो वापस जाने लगी तब वो उस जेमस्टोन को ऐसे देख रही थी जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हो? नीतू ने कहा, हो सकता है, पर वो अपने फैमिली मेंबर्स को ना बताए ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ये उनकी फेवरेट चीज है। कोई भी इंसान अपनी मनपसंद चीज की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। उन्होंने भी अपने फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बताया होगा, आहान ने कहा। ये सब सुनने के बाद नीतू भी समझ गई थी। उसने आहान से पूछा, तो तुम क्या करोगे? आहान ने कैजुअली जवाब दिया, करना क्या है, वेट करूंगा। ये मेरा एरिया नहीं है और उन्हें भी वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगा। मुझे यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आहान के कहने के बाद दोनों वहां से जाने लगे।
जैसे ही वो विला के बाहर पहुंचे तब किसी ने उन्हें पीछे से रोका। दोनों ने जब पीछे देखा तब वहां दीपाक्षी खड़ी थी। वो भागते हुए उनके पास आई थी और वो दोनों क्यूरियसली उसे देख रहे थे। दीपाक्षी ने अपनी ब्रीदिंग संभालते हुए कहा, आप लोग हमारे गेस्ट्स हैं, आप जा रहे हैं? हाँ, हमारा काम हो गया, आहान ने कहा। इसके बाद दीपाक्षी थोड़ा हेसिटेट करने लगी और उसने पूछा, क्या आप मेरी क्या कर सकते हैं? अनजान लोगों से मदद मांगने में उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। आहान शॉक था और उसने नीतू की तरफ देखा। नीतू के चेहरे पर रूखे एक्सप्रेशन थे और वो इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती थी। हेल्पलेस आहान ने दीपाक्षी की तरफ देखा और कहा, बोलो क्या बात है? अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दीपाक्षी को क्लियर आंसर नहीं मिला था, पर फिर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने कहा, हम रूम में चलकर बात करते हैं। इसके बाद दीपाक्षी उन लोगों को फिर से विला में ले गई। इस बार वो गेस्ट रूम में नहीं बल्कि दीपाक्षी के बेडरूम में गए थे। आहान को नहीं लगा था कि वो दो स्ट्रेंजर्स को अपने बेडरूम में ले आएगी। आहान ने प्राइवेसी की वजह से इधर उधर नहीं देखा और चुपचाप दीपाक्षी के पीछे चलता रहा। रूम में बस एक ही चेयर थी जिस पर आहान बैठ गया। दीपाक्षी बेड पर बैठ गई और नीतू उनके पास खड़ी थी। आहान नीतू को चेयर देना चाहता था पर नीतू ने मना कर दिया। आहान ने देखा कि उसके रूम में बहुत सारी बुक्स थी। टेबल पर एक डायरी और पेन थे जिस पर शायद वो नोट्स बनाती थी। आहान ने अज्यूम किया कि उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। आहान ने उससे पूछा, बोलो क्या बात? दीपाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। आहान को भी जल्दी नहीं थी, वो उसके कंफर्टेबल होने का वेट कर रहा था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, दरअसल बात मेरे दादाजी से रिलेटेड है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें हमें पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। ऐसे बिना डिटेल्स के हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? आहान ने कहा। दीपाक्षी ने फाइनली अपना मन बना लिया था। उसने कहा, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी कुछ गलत काम कर रहे हैं। मुझ में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि शायद वो मुझे बहुत डांटेंगे और हो सकता है मुझे घर से भी निकाल दे। आहान सरप्राइज था। उसे नहीं लग रहा था कि इस लड़की को नहीं पता होगा कि उसके दादाजी क्या करते हैं। पर फिर आहान के दिमाग में एक और थॉट आया, कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है। आहान जब अलर्ट हो गया और उस लड़की को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा, उसके एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे। आहान ने मन में सोचा था कि ये सारी बातें मुझसे क्यों बोल रही है। आहान के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। दीपाक्षी भी उसके मन के डाउट को समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं, पर मैंने दादाजी को पहली बार किसी के साथ बात करते देखा है, तो कुछ तो बात होगी ना। और आप लोगों पर भी भरोसा करना मेरे लिए आसान नहीं है। आहान दीपाक्षी की बात समझ रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करेगा। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। हमें पता है हमें क्या करना है, पर मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ। अगर तुम कुछ हैंडल नहीं कर सकती हो तो फिर तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगी तो तुम्हारे लिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीपाक्षी बहुत शांत और खुश मिजाज लड़की थी। वो ऐसी नहीं थी जो फाइट करे या फिर एरोगेंटली बात करे, इसलिए आहान समझ सकता था कि वही है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रही है। आहान के बोलने के बाद वो तुरंत समझ गई थी कि उसे क्या करना है। इतना बोलने के बाद आहान खड़ा हो गया। उन्हें वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए उसके वहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वहाँ से जाने लगे, दीपाक्षी ने कहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? आहान हैरानी में पीछे मुड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, तुम अब क्या मदद चाहती हो? दीपाक्षी ने गहरी सांस ली और अपने मन को पक्का करते हुए कहा, आप मुझे अपने साथ ले जाओ। आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की जिससे वो कुछ देर पहले मिला था, वो दो अनजान लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आहान ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम बुरे लोग हो सकते हैं? दीपाक्षी ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपके साथ जो मैम है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उनसे ज्यादा काइंड लड़के शायद इस दुनिया में होगी। आहान ने नीतू को देखा। नीतू का चेहरा एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर था। उसके चेहरे पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। आहान ने शुरू से ये कभी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि उसके साथ नीतू के चेहरे पर हमेशा रूखा एक्सप्रेशन रहता था।
नीतू कितनी खतरनाक थी ये बात आहान जानता था, पर ये भोली लड़की उस पर इतना भरोसा कर रही थी। आहान ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत खतरनाक है। आहान की बात सुनकर दीपाक्षी मायूस हो गई और उसकी बॉडी का सारा करंट जैसे खत्म हो गया। पर इतने में नीतू ने कहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। आहान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने नीतू से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? तुम इस लड़की को साथ लेकर हमारी और इसकी मुसीबत क्यों बढ़ाना चाहती हो? नीतू ने कुछ नहीं कहा, बस आहान को तीखी नजरों से देखने लगी। उधर दीपाक्षी ये सुनकर बहुत खुश थी। वो अपने बेड पर खड़ी हो गई और उछलकर आहान के पास आने वाली थी, पर इतने में ही उसने आहान के एक्सप्रेशन देखे और उसे याद आया कि आहान एक स्ट्रेंजर है, इसलिए वो रुक गई। आहान के हाथ में अब कुछ नहीं था। नीतू मान गई थी और दीपाक्षी यही चाहती थी, पर आहान को किसी के घर से उसकी पोती को लेकर जाना बहुत अजीब लग रहा था। आहान ने कहा, भले ही ये मान गई हो और तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, और तुम्हारी फैमिली वो कभी नहीं मानेंगे। आहान किसी तरह इस मुसीबत को टालना चाहता था। दीपाक्षी ने एक्साइटेडली कहा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा है। इतना कहने के बाद दीपाक्षी ने अपने कबर्ड में से एक बैकपैक निकाला। उसमें पहले से सारा सामान भरा हुआ था। इसके बाद उसने कहा, आप लोग मेरे साथ चलो। आहान ने सोचा कि उसने ये सब बहुत पहले से प्लान किया हुआ था। आज उसे वो दोनों मिल गए थे, इसलिए वो आज भाग रही थी। अगर वो उसे अपने साथ नहीं ले जाते तो वो किसी और के साथ चली जाती, पर उसका घर से भागने का मन पक्का था। आहान ने एक बार फिर नीतू की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहता था कि क्या उसका डिसीजन पक्का है। नीतू का कॉन्फिडेंट चेहरा देखकर आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। नीतू और दीपाक्षी विला में वेट कर रहे थे और आहान कार के पास चला गया था। उसने कार विला से दूर पार्क की हुई थी। उन तीनों के मिलने का एक स्पॉट डिसाइड हुआ था। आहान वहीं पर वेट कर रहा था। कुछ देर बाद आहान को दो फिगर्स नजर आने लगे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि नीतू और दीपाक्षी थे। दीपाक्षी आगे आगे भाग रही थी और नीतू एक माँ की तरह उसे पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। जब वो दोनों आगे आए, उन्हें लगा कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए हैं, पर आहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तीनों कार में बैठे और आहान ने कार स्टार्ट की। कार के स्टार्ट होते ही सुनसान रास्ते पर आहान कार ड्राइव करने लगा। आसमान बिल्कुल नीला था और दीपाक्षी विंडो के बाहर देख रही थी। वो थोड़ी नींद में भी थी। सूरज की रोशनी की वजह से आहान का चेहरा चमक रहा था और नीतू उसके साइड में सीट का सहारा लेकर बैठी थी। कुछ दूर आने के बाद आहान पेट्रोल पंप पर रुक गया। स्टाफ को पेट्रोल भरने का बोलने के बाद आहान पास के स्टोर में गया। वहां से वो पानी और कुछ खाने का सामान ले आया। जब वो वापस आया तब उसने देखा कि उसकी कार को 4 काली एसयूवी घेर कर खड़ी है। दीपाक्षी जो पीछे वाली सीट पर बैठी थी बहुत पैनिक करने लगी। वो जानते थी कि वो लोग कौन है। आहान भी समझ गया था कि वो लोग कौन है। उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो धीरे धीरे अपनी कार के पास आ रहा था। एक एसयूवी से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो बहुत गुस्से में था और उसने अपने हाथ से कुछ नीचे पटका। उसकी वजह से वहां बहुत लाउड आवाज हुई और सबका ध्यान उनकी तरफ आ गया। उन्होंने आहान की तरफ गुस्से में देखा और कहा, आप भले ही आहान रायज़ादा है और आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, पर आप ये हरकत भी नहीं कर सकते हैं। आहान शुरुआत से ही ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि अब उसने कर दिया था इसलिए उसके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, आप इतने सारे लोगों को लाए, मतलब आपके इरादे भी कुछ सही नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा लेवल बहुत हाई है और मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, पर दुनिया में तुमसे पावरफुल लोग भी हैं, उन्हें नीचा मत दिखाओ। आहान ने कहा, मैं आपके अलावा और किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। आहान नीतू को बताता है कि उसने डील के लिए मना क्यों किया था। जब वो वापस जाने लगता है तब दीपाक्षी उन्हें रोक लेती है। वो कहती है कि वो अपने दादाजी के साथ नहीं रहना चाहती और घर से भागना चाहती है, जिसमें वो उनकी मदद मांगती है। आहान मना कर देता है पर नीतू मान जाती है। जब वो पेट्रोल पंप पर कार रोकते हैं तब दीपाक्षी के दादाजी उसे रोक लेते हैं। आहान के एरोगेंस की वजह से दीपाक्षी के दादाजी थोड़ा घबरा गए थे, पर इतने में कार से एक और हट्टा कट्टा आदमी उतरा। कार से उतरने के बाद वो आहान को घूरने लगा और उसने पूछा, तो तुम हो आहान रायज़ादा?
तुम स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर के हाथों से बच सकते हो, मतलब तुम में तो कुछ बात होगी। आहान उस आदमी को देखता रहा। वो उसे पहली बार देख रहा था और पहली बार में ही उसे आहान के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ पता थी। इसका मतलब ये था कि वो आदमी भी कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने उससे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर तुम मेरे बारे में जानते हो, इसका मतलब यहाँ मुझसे मिलने तो आए नहीं होंगे। अगर फाइट ही करनी है तो फिर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। उस आदमी ने आहान की तरफ देखा और कहा, मैं इतना भी हार्टलेस नहीं हूँ कि तुम्हें उस आदमी का नाम ना बताऊं जो तुम्हें मारना चाहता है। मेरा नाम नरेश चोपड़ा है। ओह, तो वो आप थे, आहान ने कहा। आहान ने ये नाम पहले सुना था। नरेश एक बहुत फेमस मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर था और उनका नाम बहुत बड़ा था। 3 साल पहले उन्होंने किसी ग्रैंड मास्टर से फाइट की थी और तब उन्होंने उनके 18 अटैक्स को झेला था, जो एक मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर के लिए बहुत बड़ी बात थी। आहान नीतू के 3 अटैक्स भी नहीं झेल पाया था और नरेश ने 18 अटैक्स झेले थे। मतलब साफ था कि आहान का ओपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल था। पर आहान हार मानने वालों में से कहा था, अगर उसे नरेश से लड़ना पड़े तो भी वो जरूर लड़ेगा। इस वक्त दीपाक्षी के दादाजी ने कहा, मास्टर आहान, आपने डील के लिए मना किया, मैंने कुछ नहीं कहा ना मैंने आपके बारे में स्काई हिल स्कूल को बताया। मैं सोचता था कि हमारे बीच में अभी भी थोड़ी दोस्ती है, और आपने मेरी पोती के साथ ये करके बहुत गलत किया है। अगर आपको लगता है कि ये करके आप बच जाओगे तो आप बहुत गलत सोचते हो। आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, बकवास बंद करो, अगर फाइट करनी है तो फाइट करो। आहान ने जैसे ही ये बात कही, नरेश अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। उसने अपने हथेली से आहान की तरफ स्ट्राइक किया, पर वक्त रहते ही आहान ने उसे डॉज कर दिया था। अगर आहान उस अटैक को वक्त पर डॉज नहीं करता तो फिर उसे बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी। आहान के रिट्रीट करने की वजह से पेट्रोल पंप पर लगा एक बहुत बड़ा बोर्ड नीचे गिर गया था। इस वक्त पेट्रोल पंप का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था। सब बहुत डर गए थे और जो स्टाफ आहान की कार में पेट्रोल भर रहा था वो भी पीछे हट गया था। मैनेजर किसी को बुलाने लगा और बाकी सब लोग डरकर यहाँ वहाँ छुप गए थे। जो बाकी कस्टमर्स थे वो अपनी कार में बिना पेट्रोल भरवाए भाग गए थे। नरेश के अटैक्स इतने फास्ट थे कि आहान को अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आहान बस लगातार डॉज कर रहा था और मन में सोच रहा था कि वो कहाँ फंस गया है। पर अपने नेचर की वजह से आहान गिव अप तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। जैसे ही नरेश सांस लेने के लिए रुका, आहान को मौका मिल गया और उसने नरेश को किक करने के लिए पैर हवा में उठाया। पर नरेश ने उस अटैक की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसने उस अटैक को डॉज कर दिया। पर अब आहान के पास मौका था, इसलिए वो लगातार नरेश पर अटैक कर रहा था। उधर दीपाक्षी कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठी हुई थी। उसके दादाजी उसके पास आए और उन्होंने कहा, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? उतरो कार से और चलो मेरे साथ। वो क्रचेस के सहारे आए और दीपाक्षी को कार से निकालने लगे, पर इतने में नीतू ने उनका हाथ पकड़ लिया। नीतू ने कहा, इसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ, ये आपके साथ चलेगी या नहीं ये हमारा फैसला होगा। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि नीतू उसे रोकने की कोशिश करेगी। उसने कहा, ये मेरी पोती है, जो मैं चाहूँ वो इसके साथ कर सकता हूँ, तुम बीच में मत बोलो। नीतू ने जवाब दिया, मेरे होते हुए नहीं। इतने कहने के बाद नीतू ने उन्हें धक्का दे दिया। उनका बैलेंस बिगड़ गया, पर उनके पीछे एक आदमी था जिसने उन्हें गिरने नहीं दिया था। उधर नरेश और आहान के बीच में लगातार फाइट चल रही थी। इस वक्त आहान डिसएडवांटेज में था और नरेश के साथ फाइट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नीतू ने जो किया था उसके बाद उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आया। वो नीतू को नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीतू एक ग्रैंड मास्टर है। उन्होंने नीतू से कहा, ठीक है, अब जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया और वो एक एक करके नीतू के पास आ गए। अब नीतू कार से उतरी और फाइट करने के लिए तैयार हुई। उन आदमियों को कोई अंदाजा नहीं था कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। वो लोग बस प्रोफेशनल फाइटर्स थे, इसलिए नीतू उनसे उलझना नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना चाहती थी। उसने एक साथ ही उन 5-6 गुंडों से डील कर लिया था।
आहान और नरेश को भी उस साइड से एक अलग वाइब आई, इसलिए वो दोनों भी रुक गए। जहां आहान और नरेश इतनी देर से फाइट कर रहे थे और फिर भी हार और जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था, वहीं नीतू ने कुछ ही पल में 5-6 गुंडों को हरा दिया था। उसे इस तरह फाइट करते देख उस बुढ़े आदमी ने कहा, तुम कौन हो? उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की इतनी खतरनाक फाइटर हो सकती है। जैसे ही नरेश ने उसे वहां पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लगातार नीतू को देख रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर आहान नरेश पर अटैक करना चाहता था, पर नरेश भी तैयार हो गया था। उसने आहान के अटैक को डॉज किया और फिर कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? नीतू को अपने सामने देखकर उसके सारे होश उड़ गए थे। इसके बाद उसने आहान से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे साथ होंगी। ये तुम्हारे साथ है सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नरेश ने कहा और मुंह मोड़कर वहां से जाने लगा। आहान उसके पीछे भागकर उसे पकड़ना चाहता था, पर जब उसने नीतू के एक्सप्रेशंस देखे तब वो रुक गया। सब लोग वहां से जा चुके थे। दीपाक्षी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए दीपाक्षी के दादाजी भी वहां से चले गए। आहान कार के पास आया और उसने देखा कि टैंक फुल नहीं हुआ है। उसने पहले टैंक फुल किया और फिर दोबारा स्टोर जाकर कुछ खाने और पीने को ले आया। इसके बाद वो कार में बैठा और उसने कहा, इस लड़की की वजह से आगे हमें और प्रॉब्लम होने वाली है। नीतू ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ। कार पेट्रोल पंप से दिखी। आहान और नीतू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर दीपाक्षी बहुत डरी हुई थी। उसके चेहरे पर रिग्रेट साफ दिखाई दे रहा था। ये पहली बार था, पर दीपाक्षी को लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। आहान ने दीपाक्षी को देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। जो फैसला लेना था वो दीपाक्षी को खुद लेना था, इसलिए वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। बहुत देर तक कार में शांति थी। अचानक से दीपाक्षी ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था? उसकी बात सुनकर नीतू ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। किसी को भी तुम्हें रोकने टोकने का हक नहीं है। दीपाक्षी ने कहा, पर दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और नीतू ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी और पहले ही उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें वापस जाना है क्या? दीपाक्षी ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में अभी भी हिचकिचाहट थी, पर वो घर भी नहीं जाना चाहती थी। आहान बहुत कैजुअली कार ड्राइव कर रहा था। अचानक से विंडशील्ड पर एक पेपर आया। आहान ने जब करीब से देखा तो वो एक 2000 रुपए का नोट था। आहान कुछ सोच पाता उससे पहले एक और नोट विंडशील्ड पर आया। देखते ही देखते बहुत सारे नोटों की बारिश होने लगी। आहान ने जब नोट्स आने के डायरेक्शन में देखा तब उसे नजर आया कि कोई येलो कलर की लैम्बोर्गिनी में से नोट बाहर उछाल रहा है। आहान ने मन में इरिटेट होते हुए कहा, लोगों को पैसे की कोई कदर रही ही नहीं है। अगर मेरे पास बेहिसाब पैसा हो तब भी मैं इस तरह से उसे बर्बाद नहीं करूंगा। इतने में जिस कार से पैसे आ रहे थे वो आहान की कार को ओवरटेक करने आगे आ गई और रोड के बीचों बीच झूम रही थी। ड्राइवर उसे कभी लेफ्ट साइड चला रहा था तो कभी राइट साइड। ऐसा लग रहा था जैसे कार नशे में है और झूम रही है। आहान बहुत अनॉयड था, पर वो उस कार को ओवरटेक नहीं कर सकता था। उसे लगा कि बिना बात के नया कांड हो जाएगा। अचानक से कार रोड पर रुकी और उसमें से यंग कपल निकला। लड़के ने ब्रांडेड सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लिमिटेड एडिशन वॉच थी। उसके शूज भी ब्रांडेड थे और चमक रहे थे। वहीं उस लड़की ने भी एक रॉयल ड्रेस पहना हुआ था और उसने गले में सुंदर मोतियों का नेकलेस पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लेदर बैग था और हाथ में ब्रेसलेट और रिंग्स पहनी हुई थी। वो दोनों वहां बने अपने घर की तरफ जा रहे थे। आहान ने नीतू और दीपाक्षी से कहा, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो कार से उतर गया। आहान को उनके इंटिमिडेटिंग ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उनके पास गया और जोर से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? ये कार की जगह है। उस लड़के ने आहान की तरफ देखा और कहा, ये हमारा घर है। हम कहीं भी कार खड़ी करें हमारी मर्जी। तुम हमें बोलने वाले होते कौन हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आहान को उसके एटीट्यूड से बहुत गुस्सा आया और उसने आओ देखा ना ताव और उस लड़के को खींच कर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की वजह से उस लड़के के कान में सीटी बजने लगी। तभी वो लड़की आगे आई और उसने कहा, ये क्या किया तुमने? तुम ऐसे किसी पर हाथ कैसे उठा सकते हो? इतना कहने के बाद वो लड़की उस लड़के के पास गई
और उसे संभालने लगी। आहान को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। जैसे ही आहान वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, वो लड़की भागते हुए आई और उसने आहान का बाजू पकड़ते हुए कहा, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। आहान ने धीरे से अपना हाथ झटका और वो लड़की कुछ कदम दूर जाकर गिरी। इन लोगों की वजह से रोड ब्लॉक हो गया था, इसलिए काफी कार वहां खड़ी थी। इतने में वो लड़का उठा और उसने आहान से कहा, तुम्हारी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? आहान और नरेश में फाइट शुरू होती है। दीपाक्षी के दादाजी उससे ले जाना चाहते हैं, पर नीतू उन्हें रोक लेती है। नीतू को वहां देखकर नरेश वहां से चला जाता है। आहान, नीतू और दीपाक्षी भी वहां से चले जाते हैं। जब दीपाक्षी अपने फैसले पर सवाल करने लगती है, तब नीतू उसे समझाती है। इसके बाद आहान का एक रिच कपल के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इतने में वो लड़का उठा और उसने आहान से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, पर अब जानना चाहता हूँ। बताओ जरा कि तुम कौन हो? आहान बहुत कैजुअल था और उसे उसके रौब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़के ने साफ जवाब नहीं दिया और कहा, वो कार देख रहे हो? जानते हो कितने की है? और मेरा सूट, इसका अमाउंट तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। वो लड़का अपने वैल्यू चीजों से बताने लगा। इतने में जो लोग रोड ब्लॉक की वजह से वहां रुके हुए थे, वो आपस में बात करने लगे। सब विस्पर कर रहे थे और शायद वो उस आदमी को पहचान गए थे। उनमें से किसी ने कहा, कौशल सर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? उस लड़के का नाम कौशल था और भीड़ में से एक आदमी उसे पहचान गया था। कौशल ने गुस्से में जवाब दिया, इस बेवकूफ लड़के को देखो, मुझसे फिर रहा है। एक तो मेरे मामले में टांग अड़ा रहा है और ऊपर से इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। ये बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। वो भागकर कौशल के पास आया और उसने कहा, कौशल सर, आप ठीक तो हो ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूं? ऐसा लग रहा था जैसे वो कौशल की चापलूसी कर रहा था। नहीं, कौशल ने तनक कर कहा और फिर बोला, मैं इस लड़के को जेल भेजना चाहता हूँ। तुम चाहते हो किसे कॉल करना है? जल्दी कॉल करो। उस लड़की ने कहा, हाँ, हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसने मेरे साथ भी बदतमीजी की है। आहान वहां चुपचाप खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। आहान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन से वो इजीली निकल सकता है। वो आदमी आहान के पास आया और उसने कहा, तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है? आहान ने कैजुअली इस बात का जवाब दिया, मैंने तो पूछा था पर इसने बताया नहीं, बल्कि अपनी कार, सूट और वॉच के बारे में बताने लग गया। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और उसने कहा, तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर कौशल जोर से चिल्लाया, तुम इसके साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से लोगों को बुलाओ, मैं इसे जेल भेजना चाहता हूँ और मुझे थप्पड़ मारने की कीमत भी इसे चुकानी पड़ेगी। उस आदमी ने आहान को देखा और कहा, तुम घुटने टेक कर इनसे माफी मांग लो। मैं कोशिश करता हूँ कि कौशल सर से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं और वो तुम्हें माफ कर दे। आहान ने पूछा, अगर मैं माफी ना मांगू तो फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और कौशल सर को कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात? अगर यही बात है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। आहान ने कहा। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत डिसअपॉइंट हो गया। उसने कहा, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कौशल सर को ऑफेंड किया है और तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गलती मान लो। जब वो आदमी और आहान आपस में बात कर रहे थे, तब उस आदमी को कार में बैठी नीतू नजर आई। उसने आहान से पूछा, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है? आहान ने कार में देखा और समझ गया कि वो नीतू की बात कर रहा है। दीपाक्षी पीछे बैठी थी, इसलिए शायद उसे नजर नहीं आई थी। आहान ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? उस आदमी ने कहा, ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है। अगर ये एक रात कौशल सर के साथ बिताए तो शायद वो तुम्हें माफ कर देंगे। आहान ने मन में सोचा, ये आदमी नीतू को ऑफेंड करना चाहता है। लगता है इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। आहान ने कुछ नहीं कहा। उधर कौशल ने किसी को कॉल कर दिया था और उसे देखकर लग रहा था कि वो इंसान जल्दी कोई एक्शन लेने वाला है।
उनकी नजर में अब आहान जेल में सड़ने वाला था। जब उस आदमी ने कौशल के एक्सप्रेशंस को देखा तब उसने फिर से आहान को समझाने की कोशिश की। देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी बात मान जाओ। एक बार वो इंसान यहाँ आ गया तो तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आहान ने कुछ नहीं बोला और उन दोनों को घूर रहा था। आहान उस आदमी से डील करने के लिए तैयार था। वो जानता था चाहे कोई भी आए उसे जेल जाने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता था। कौशल ने सबको इग्नोर किया और आहान की कार के पास जाने लगा। उसने उस आदमी की बात सुनी थी, इसलिए वो भी नीतू को देखना चाहता था। जब कौशल ने पास आकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो शौक में चिल्लाया, आप यहाँ पर कैसे? क्या इस लड़के ने आपको किडनैप किया है? इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी कार में क्यों है? कहीं तुमने इन्हें किडनैप तो नहीं किया ना? आहान को पहले तो समझ नहीं आया, पर फिर वो समझ गया कि कौशल दीपाक्षी की बात कर रहा है। अगर वो नीतू को जानता तो उसे पता होता कि नीतू को कोई किडनैप नहीं कर सकता है। कौशल ने आहान के जवाब का इंतजार नहीं किया और भागकर कार का बैक डोर खोला। दीपाक्षी, जो इस वक्त थोड़ा घबराई हुई थी, सीट की दूसरी तरफ दुबक कर बैठ गई। इतनी देर से बाहर क्या चल रहा था उससे दीपाक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अब जब वो इन्वॉल्व हो गई थी तब वो थोड़ा घबरा गई। हेलो मिस दीपाक्षी, कौशल ने कहा। अनजान आदमी को देखकर दीपाक्षी शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ। कौशल ने बहुत पोलाइटली कहा, मिस दीपाक्षी, शायद मैं आपको याद नहीं हूँ, पर आप मुझे अच्छे से याद है। मैं आपके बर्थडे पार्टी में आया था और तब से आपको बहुत एडमायर करता हूँ। मैं तो बस आपको हेलो बोलने आया हूँ। कौशल का बदला हुआ अंदाज देखकर आहान हैरान हो गया था। दीपाक्षी उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसने बहुत पोलाइटली कौशल से कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, क्या मैं कार का दरवाजा बंद कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई देखे। यस मिस, श्योर, कौशल ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। आहान और वो आदमी ये सीन देख रहे थे। दोनों को इतने ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद नहीं थी। उस आदमी ने आहान से पूछा, ये लड़की कौन है? आहान ने जवाब दिया, तुम्हारे कौशल सर ने नाम लिया तो था, तुमने सुना नहीं क्या? उनके चमचे हो तुम, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। बकवास मत करो, कौशल सर ने जो कहा है वो मैंने सुन लिया। पर बोलते बोलते वो आदमी रुक गया। उसे नहीं पता था कि इतनी मामूली सी दिखने वाली लड़की को कौशल कैसे जानता था। कौशल आहान के पास आया और उसने पूछा, मिस दीपाक्षी को कैसे जानते हो? आहान ने जवाब दिया, हम बस दोस्त हैं। कौशल ने कहा, तुम और उनके दोस्त? उन्हें दोस्ती करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? वो तुम्हें अपना दोस्त कैसे बना सकती है? आहान ने कहा, मैं दीपाक्षी को नीचे बुला लेता हूँ, तुम उसी से पूछ लो। कौशल ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। आहान ने पूछा, अब हम जाएं या फिर तुम्हारे आदमी मुझे अरेस्ट करके ही मानेंगे? कौशल ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप मिस दीपाक्षी के दोस्त हैं तो मैं आपको ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ? आहान को अब मजा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, अच्छा, और जो वो थप्पड़ था वो, उसके लिए तो मुझे तुम्हें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। मेरे पास बहुत पैसा तो नहीं, शायद मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, पर तुम बोलो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना, वो गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी, कौशल ने कहा। इसके बाद आहान वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उस आदमी ने कौशल से पूछा, कौशल सर, उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? उस आदमी ने बहुत नॉर्मल सवाल पूछा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह थप्पड़ पड़ जाएगा। कौशल ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें हर चीज जाननी जरूरी नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। आहान एक बहुत सुनसान सड़क पर ड्राइव कर रहा था। कार में बहुत शांति थी और सूरज भी ढलने वाला था। बाहर अंधेरा होने वाला था। दूर दूर तक कोई शहर तो क्या, कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। तीनों ने इतने वक्त से कुछ नहीं बोला था। आहान ने एक जगह पर कार रोकी और दीपाक्षी नीतू का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ झाड़ियों के पीछे ले गया। आहान भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जब वो वापस आया तब तक नीतू और दीपाक्षी वापस नहीं आए थे। आहान इस वक्त ग्रैंड मास्टर के नंबर के बारे में सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या सच में 12 ग्रैंड मास्टर्स हो सकते हैं।
इस सवाल का जवाब सिर्फ नीतू के पास था। वो एक फैन मास्टर थी, इसलिए उसे इसके बारे में बता भी सकती थी। पर जब उसने उसे दीपाक्षी के साथ आते देखा और उसके एक्सप्रेशन देखे, तब उसने सोचा कि बोलकर कोई फायदा नहीं है। नीतू उसके किसी सवाल का कोई जवाब देने वाली नहीं थी। जब वो लोग वहां आए तब आहान ने कहा, हमें आज रात को यहीं रेस्ट करना पड़ेगा। दीपाक्षी ने कहा, यहाँ क्यों? आहान ने कहा, दूर दूर तक कोई लाइट्स नजर नहीं आ रही हैं। मतलब आसपास कोई गांव या शहर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दीपाक्षी ने कहा, पर ये जगह तो बहुत सुनसान है, हो सकता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। दीपाक्षी की बात सुनकर आहान कुछ कह पाता, उससे पहले नीतू ने कहा, फिर ऐसा करो, तुम आगे जाओ और गांव ढूंढो, फिर वहां पर रेस्ट करना। इस बात से ज्यादा दीपाक्षी नीतू के टोन से डर गई थी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, मैं यहाँ पर रेस्ट कर लूंगी। आहान नीतू का चेहरा देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था और वो कम बोलती थी। आहान इतने वक्त से नीतू के साथ था, पर उसमें अभी तक उससे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं आई थी और ना ही वो नीतू को समझ पाया था। तीनों ने कुछ खाया और पानी पिया। आसमान तारों से घिरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। दीपाक्षी बहुत रिलैक्स थी। आहान और नीतू जगह की वजह से परेशान थे, पर वो जानते थे कि वो कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। तीनों कार में ही आराम कर रहे थे। अचानक से नीतू ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा,